ये लगातार तीसरी रात थी जब शहर में झमाझम बारिश बेसुध होकर बरसती ही जा रही थी। यातायात के तमाम साधन लगभग ठप हो चुके थे। पतले संकरे शहर की सड़कों में लबालब पानी भर चुका था। दूसरी तरफ शहर से सटा वो एक सरकारी अस्पताल था। उसी के बगल में एक सरकारी मोर्ग भी था जहां पोस्टमार्टम भी होता था। शायद इसलिए सामने ही एक सरकारी देशी शराब की दुकान भी थी। पोस्टमार्टम होने से पहले बॉडी को चीर फाड़ करने वाले लोग बगैर शराब के नशे की ये काम नहीं कर पाते थे। बड़ा दुसाध्य काम ही तो था ये। खैर, रात के 10:30 बज रहे थे। पिछले 23 मिनटों से बिजली भी गुल थी पूरे शहर में। एक तो अक्टूबर की हल्की सर्द रात, ऊपर से झमाझम बरसती बारिश, पश्चिम से बह रही शीतलहरी और इन सब से बढ़कर बिजली का गुल हो जाना। जनजीवन जैसे रुक सा गया था। नीम अंधेरे में डूबे शहर में कभी कभी बिजली के चमकने से रोशनी लहरा जाती और महज कुछ सेकंड बाद ही फिर शहर अंधेरे में कहीं खो जाता। हाईवे से सटे इस सरकारी अस्पताल में पिछले 2 घंटे से काफी चहल पहल थी। जितना इस मौसम में संभव हो सकता था उतनी बैटरी से जलने वाली इमरजेंसी लाइट्स की व्यवस्था की गई थी। किसी बड़े बिजनेसमैन की धर्मपत्नी की आज डिलीवरी होनी थी। महिला पिछले 2 घंटों से प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वैसे तो ये लोग इतने रईस थे कि इस सरकारी अस्पताल में इन लोगों का आना भी एक चमत्कार ही था, लेकिन आज जो चमत्कार इस शहर में होने वाला था इसकी भनक शायद किसी को भी नहीं थी। बंद पड़े रास्तों ने ही शायद इस रईस बिजनेसमैन को इस अस्पताल में आने को बाध्य किया था। पता नहीं सभी परिवार के लोग थे या शुभचिंतक, लेकिन उन लोगों के समूह से ही पूरा अस्पताल लगभग भर गया था। हर तरफ भागम भाग सा माहौल था। महिला बहुत देर से बच्चे को प्राकृतिक तरीके से जन्म देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। किसी किसी के मामले में कुछ लोग ऑपरेशन करने की हिदायत दे रहे थे, लेकिन सरकारी अस्पताल में इस वक्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर उपलब्ध भी नहीं थे। महिला की दर्द भरी चीखों से कभी कभी पूरा अस्पताल दहल सा जाता। बीच बीच में बादल के गरजने की आवाज और इसके साथ औरत की चीख की आवाज जब मिल जाती तो अंधेरे में डूबे इस माहौल में भयावहता सी फैल जाती। किसी अनहोनी की आशंका भी लगी हुई थी। खैर, आनन फानन में कुछ समझदार नर्सों के बदौलत आखिरकार उस महिला की वेदना शांत हुई। रुई के फाहे से नाजुक एक शिशु ने 10:52 में प्राकृतिक तरीके से ही जन्म लिया, लेकिन बेआवाज। बच्चा अपनी आंखों से टुकुर टुकुर अंधेरे में भी कुछ देख तो रहा था, लेकिन आश्चर्य, वो रोया नहीं। अपने जन्म के बाद पहली रुलाई जो माँ को और डॉक्टरों को ये समझाने के लिए होता है कि अभी अभी जन्मा ये बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बहुत से तरीके आजमाए गए, लेकिन उस बच्चे ने एक चू तक नहीं की। ये एक गंभीर चिंता का विषय था। किसी ने सुझाव दिया, इस बच्चे को तुरंत शहर के किसी बड़े NICU में एडमिट करना होगा। बच्चे के डॉक्टर ही बता पाएंगे कि बच्चे को क्या समस्या है। इसके लिए सुबह का इंतजार करना सही नहीं होगा। गनीमत तो ये था कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बिजली आ गई थी और बारिश भी शांत हो चुकी थी। मां को सरकारी अस्पताल में बेहोशी की हालत में छोड़कर ही कुछ लोग नवजात शिशु को लेकर बड़े अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। हालांकि वहां तक पहुंचना अभी भी मुश्किल ही था। वीरान सड़कों पर कार तेजी से बढ़ रही थी। बारिश अब बंद जरूर हो गई थी, लेकिन रह रहकर बिजली अब भी चमक रही थी। रास्ते मरघट सा सन्नाटा और उदासी लिए हुए नजर आ रहे थे। पिता की गोद में सोया नवजात शिशु अभी भी टुकुर टुकुर आंखें खोले कार के भीतर जल रहे लाइट्स को ताक रहा था, और अस्पताल में बच्चे की मां अब बेसुध पड़ी थी। उसी वक्त शहर के एक दूसरे छोर पर घाटियों का शहर था। ये शहर का ये हिस्सा शहरीकरण से थोड़ा दूर ही था। देहात सा माहौल था यहाँ। दूर दूर तक फैली हरियाली, छोटे बड़े पहाड़ और घुमावदार घाटियां, साथ में खूबसूरत झील। सर्दियों में शहर का ये कोना लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बन जाया करता था। हालांकि इस वक्त पूरी घाटी भी अंधेरे में विलुप्त ही थी। पूरे शहर में बिजली आ भी जाए, लेकिन घाटियों तक आने में उसे वक्त लगता था। दरअसल तूफानी हवाओं से अक्सर घाटी के कई पेड़ टूट जाते, जिससे बिजली के तारों का टूटना भी तय था। इसकी मरम्मत फिर सुबह ही हो पाती थी, लेकिन कुछ था, कुछ अजीब, कुछ रहस्यों से लबरेज। हाँ, वो कोई अजीब सी चीज ही थी जो इस वक्त गन्ने के खेतों के एक किनारे अचानक ही जन्म ले चुका था। ठीक 10:52 में वो कहीं से चिपचिपा तो कहीं से अजीब से खुरदरे भूरे बालों वाला
कोई असामान्य सा दिखने वाला एक जानवर जैसा ही था। उसकी बनावट ऐसी थी कि बड़े से बड़ा दयालु प्रवृत्ति का महात्मा ही क्यों ना हो, उस चीज से घिन हो ही जाए। ऐसा लगता जैसे असहनीय दर्द में वो गुर्रा रहा है। असल में वो रो रहा था, अपने जन्म के बाद की पहली रुलाई। लेकिन उसे सुनने वाला, पुचकारने वाला कोई नहीं था। वो कहाँ जानता था, सदियों पहले किसी से मिले श्राप के बदौलत वो एक बार फिर से जी उठा था। अपनी बदकिस्मती को दोहराने, वो किसी और के दर्द को जीने के लिए बेनाम से जिंदगी में लौट आया था। रात अब काफी गहरा गई थी। उस रईस बिजनेसमैन का थोड़ी देर पहले जन्मा बच्चा इस वक्त शहर के एक बड़े से NICU में तमाम मशीनों से घिरा हुआ था। डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे और एक अजीब सी उलझन उन सबके चेहरे में नजर आ रही थी। ये बच्चा कुछ अजीब तो था, मतलब अभी अभी पड़ी सुइयां भी उसे रुला नहीं पाई थी। लेकिन ये कैसे संभव है? 3 दिनों तक NICU में रहने के बाद कुणाल बर्मन एक अजीब से रिपोर्ट के साथ घर लौट रहा था। कुणाल बर्मन 3 दिनों पहले बरसात की एक झमझमाती रात में एक सामान्य से सरकारी अस्पताल में जिसका जन्म हुआ था, अब अस्पताल के कागजों में उसका नाम कुणाल और पिता से मिला उपनाम बर्मन यानी कुणाल बर्मन दर्ज हो चुका था। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन मां गृहिणी थी। शादी के लगभग 14 वर्ष बाद इन्हें बच्चे को जन्म देने का सौभाग्य मिला था। कुणाल के पिता अखिलेश बर्मन बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। डॉक्टरों की रिपोर्ट उन्हें कुछ खास समझ नहीं आई थी। वे बस इतना ही समझ पाए थे कि उनका लाडला बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है। उनकी नजर में वो खास था, ठीक जैसे हजारों की संख्या में सैनिकों के साथ लड़ रहा अकेला राजा खास होता है। घर में उसके स्वागत की तैयारियां जोरों पर थी। हो भी क्यों ना, करोड़ों की जायदाद का वो अकेला वारिस था। उसकी मां शकुंतला देवी बार बार अपने लाडले की बलैया लेती। इधर घर के कुछ पढ़े लिखे सदस्य उसकी रिपोर्ट को देखकर अच्छे खासे सदमे में थे। मतलब वो वाकई आम तो नहीं था। डॉक्टरों का कहना था कि सामान्य मनुष्य को जब चोट लगती है तब एक तंत्रिका उसके दिमाग को यह संदेश पहुंचाती है, तब जाकर इंसान उस दर्द को महसूस कर पाता है। उसके बाद ही वो प्रतिक्रिया देता है, जैसे रोना या चिल्लाना। लेकिन कुणाल बर्मन के केस में उसकी वो तंत्रिका ही काम नहीं करती है जो दिमाग तक ये संदेश पहुंचाए कि उसे चोट लगी है। दर्द या बुरा लगना वो महसूस ही नहीं कर सकता। मतलब उसके घाव तो होंगे, लेकिन वो उसके दर्द को समझ ही नहीं पाएगा। ये एक बेहद पेचीदा बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों को होती है। ये एक गंभीर विषय है जो आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलों का बुलावा देती है। लेकिन अखिलेश बर्मन और उनकी पत्नी बेटे के जन्म की खुशी में उसकी इस कमी को बड़ी आसानी से नजरअंदाज किए जा रहे थे। खैर, डॉक्टरों ने जरूर कुणाल की इस कमी को इंसानी भाषा में किसी बीमारी का नाम देकर खुद को और लोगों को समझा लिया था। लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या थी, ये इंसानी सोच से ही परे था। शहर का दूसरा कोना यानी घाटियों वाले हिस्से में इन दिनों कुछ अजीब सी अफवाहें फैल रही हैं। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे हैं। हुआ यूं ही, 3 दिनों पहले गन्ने के खेत का मालिक रघु आधी रात को अपने खेत की निगरानी करने गया था। अक्सर रात में पहाड़ी बंदर आकर खेत उजाड़ जाते थे। रघु लगभग हर दिन ही रात के दूसरे तीसरे पहर आकर खेतों को देख जाता, लेकिन उस दिन उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। खेतों के बीच से कोई अजीब सी गुर्राहट और एक बर्दाश्त न कर पाने वाली बदबू माहौल में फैली हुई थी। रघु हिम्मत कर आगे बढ़ा और वो चीज उसे दिखा। रघु ने जैसे ही उस पर टॉर्च मारी, उसके जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वो आखिर क्या था? काली, बिल्कुल काली आंखें, किसी बंदर की तरह शारीरिक बनावट, लेकिन बिल्कुल अलग। शरीर का एक हिस्सा किसी पानी के जंतु की तरह तो दूसरा हिस्सा खुरदुरे बालों से भरा। मुंह से टपकता एक घिनौने लार जैसा कोई तरह पदार्थ। वो रोता तो उसकी आवाज जैसे कान के भीतर से सुइयां गुजरने लगती। कितना अजीब था ये। ऐसा कोई जानवर तो उसने आज तक नहीं देखा। वो वहां से भागने ही वाला था जब उसे एक गहरी भारी आवाज सुनाई पड़ी, मेरी मदद करो, मैं बेहिसाब दर्द में हूं। रघु को यकीन नहीं हुआ ये जानवर बोल भी सकता है, लेकिन डर और आश्चर्य ने उसे कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं दिया। वो वहीं गन्ने के खेतों में लाठी फेंककर घर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो 10 कदम भी दौड़ पाया, कोई चीज बहुत तेजी से उसके नजदीक से सरकते हुए रघु के आगे ही खड़ा हो गया।
अब रघु समझ गया था, ये वही बला थी जिसे अभी अभी पीछे छोड़कर वो यहां से भागना चाह रहा था। उसकी काली आंखों में अंधेरे में भी एक चमक थी और बदबू तो लगता जैसे पेट के सारे अनाज ही बाहर निकाल देगा। हड़बड़ाहट में रघु गन्ने के घने खेतों में ही जा घुसा और दौड़ने लगा, लेकिन तभी कोई उसके पीछे से उसके पीठ में झपट गया और पूरे शरीर से फिसलते हुए उसके पैरों से लटक गया। थोड़ी ही देर में रघु दौड़ते दौड़ते अचानक गिर गया, क्योंकि उस अजीब से जानवर ने रघु के पैरों में अपने दांत गड़ा दिए थे। रघु कुछ देर तक दर्द से बिलखता रहा और फिर खौफ और आतंक के मारे वो वहीं बेहोश होकर पड़ा रहा। तड़के सुबह उसकी घरवाली उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो देखा रघु के बाएं पैर में एक गहरा घाव बन चुका था और कोई अजीब सा चिपचिपा घिनौना द्रव उसमें से रिस रहा था। उसके गाल पिचक गए थे, दांत अपने आप ही झड़ने लगे थे, कुछ झड़ भी चुके थे, बाल भी एकदम रोके और खुरदुरे से हो गए थे। आनन फानन में घाटी के कुछ लोगों की मदद से रघु को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक जैसे घाटी में मौत का साया मंडराने लगा। लोग इसे किसी जंगली जानवर का कृत्य समझ रहे थे, लेकिन जल्द ही वे रूबरू होंगे रघु के असली गुनहगार से। इधर दिन के उजाले में किसी शातिर खिलाड़ी की तरह वो चीज घाटी के एक पुराने सूख चुके कुएं में जाकर बैठा था और सोच रहा था, काश रघु ने उसकी तरफ मदद का एक हाथ बढ़ा दिया होता। बर्मन विल्ला में आज अच्छी खासी रौनक थी। लोग छोटे से कुणाल को देखने आते और तमाम तरह के उपहार भी दे जाते। एक बड़ा सा कमरा तो उपहारों से ही भर चुका था। इन्हीं उपहारों में से एक था लकड़ी का पालना, जो कि कुणाल के ननिहाल से आया था। शकुंतला देवी ने अभी अभी कुणाल को अपना दूध पिलाया था और कमरे में रखे पालने में उसे सुलाकर दरवाजे तक बस किसी मेहमान को विदा करने गई थी। संयोग से पालना अभी नया था, उसके सारे नट्स अभी अच्छे से कसे नहीं गए थे। यही वजह रही होगी कि बगैर आवाज के पालना आहिस्ते आहिस्ते नीचे से खुल गया और कुणाल सीधे जमीन पर आ गिरा। पालने से ही खुली एक मध्यम आकार की कील नन्हे कुणाल की आंखों से जा टकराई और आंखों के किनारे से खून बहने लगा। शकुंतला देवी जब कमरे में लौटी तो कुणाल को और टूटे पालने को देखकर घबराहट में चीखने लगी। उसके हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन मासूम सा कुणाल तो पालने में लगे छोटे झुनझुने को देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ घाटी के उस सूखे कुएं से दर्द से भरी चीखें बाहर निकल रही थी, जिसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शहर के इस हिस्से में पानी की कोई कमी नहीं थी। छोटे छोटे कई सारे झील थे यहाँ। ये पुराना कुआं वैसे भी जर्जरता के आखिरी चरम पर था। पास के ही मकान में, जो कि अब बस खंडहर में तब्दील होने ही वाला था, किसी समय में यहाँ एक बंगाली परिवार रहा करता था। माँ, पिता और एक साथ 8 वर्ष की उनकी बेटी, प्रज्ञा नाम था उसका। माँ और पिता की लाडली थी। कोई कमी नहीं थी इस परिवार को, संपन्नता से भरा था सब कुछ। लेकिन तकदीर भी आखिर कोई चीज होती है। बात कोई 20 वर्ष पुरानी होगी। उस वक्त ये कुआं खाली नहीं था। साफ शीतल ठंडा पानी हमेशा ही कुएं में मौजूद होता था। उस दिन उस परिवार ने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई थी। बेटी प्रज्ञा पूजा पाठ से थोड़ी दूर ही रहती थी। उसकी इस आदत की वजह से माँ अक्सर उसे झिड़कती भी थी। उसे शायद कोई मानसिक बीमारी थी, जिसके लिए यह परिवार अक्सर किसी बड़े शहर में बेटी के इलाज के लिए जाता था। खैर, उस दिन प्रज्ञा अपनी गुड़िया लिए घर से बाहर ही थी। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा बड़े विधिवत तरीके से हो रही थी। लाउडस्पीकर से पंडित जी के मंत्रों की उच्चारण की आवाज पूरे घाटी में गूंज रही थी। प्रज्ञा अगरबत्ती की खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पता नहीं क्यों धूप की खुशबू, मंत्रों का उच्चारण, दिए की लौ और सिंदूर का लाल रंग, ये सारी चीजें जब आपस में मिलती तो प्रज्ञा बेचैन हो जाती। माँ समझती थी इन सब के बीच प्रज्ञा का व्यवहार कठोर हो जाता। वो गुस्से में चीखने लगती। इसलिए तो उस दिन उसे गुड़िया के साथ बाहर भेज दिया गया था। कुएं के तट पर बैठी प्रज्ञा अपनी गुड़िया से खेल रही थी। खेल खेल में ही उसकी गुड़िया शायद कुएं में जा गिरी थी। ना समझ प्रज्ञा गुड़िया के पीछे खुद भी कुएं में चली गई थी, जो कि कुएं में अंदर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी थी। इसलिए उसे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई थी नीचे उतरने में। वो गुड़िया लेकर ऊपर आ रही थी जब उसका पैर फिसल गया और वो वापस कुएं में जा गिरी। बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे उसने, लेकिन लाउडस्पीकर की तेज आवाज में उसकी घुटी घुटी सी आवाज कहीं दबकर ही रह गई। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया।
पूजा के बाद जब प्रज्ञा की तलाश हुई तो पानी से फूली उसकी लाश कुएं में तैरती हुई मिली। माँ पिता तो अपना होश ही खो बैठे थे। किसी तरह घाटी के लोगों ने मिलकर प्रज्ञा को बाहर निकाला और उसकी लाश को जला दिया गया। प्रज्ञा के कुएं में गिरते वक्त उसके सर के कुछ बाल सीढ़ियों में फंसकर टूट गए थे। काश लोगों ने प्रज्ञा के साथ साथ उसकी गुड़िया को भी उस दिन कुएं से बाहर निकाल लिया होता। कहते हैं एक शैतान जब किसी दूसरे शैतान से मिलता है तब उसकी ताकतें भी दुगुनी हो जाती है। फिर ये दोनों बुरी शक्तियां मिलकर कायनात पर कयामत बरसाने लगती है। शायद घाटी में ऐसा ही कुछ शुरू होने वाला था। बर्मन बिल्ला में उपस्थित एक एक इंसान इस वक्त आश्चर्य में था। कुणाल के आंखों में झूले की कील का गिरना और खून बहना तो उन्हें सामान्य ही लगा, लेकिन इन सब के बाद भी बच्चे का जरा सा भी न रोना सामान्य तो नहीं था। खुसर फुसर शुरू हो गई थी, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, रईसों के पीठ पीछे लोग कितनी ही चुगलियां कर ले, लेकिन सामने से मिश्री ही बोलते हैं। खैर नन्हे कुणाल की मुंह दिखाई कि रस्म बहुत अच्छे से निपट गई। एक तरफ जहां जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, वही शहर के दूसरे कोने यानी घाटियों पर हर रात मौत का खौफ बरस रहा था। अब तो इस खौफ को नया नाम भी मिल गया था, गिनो। दरअसल कुछ दिनों पहले की घाटी का एक पालतू कुत्ता किसी तरह पगलाकर मर गया था। अपने पागलपन की हालत में वो अक्सर लोगों को काट लेता था। उसी का नाम गिनो था। घाटी के लोगों को लग रहा था गिनो का प्रेत और भी खतरनाक तरीके से अब लोगों को काट रहा है। गन्ने के खेत में रघु को काटकर मारने के बाद भी उस चीज ने या कहें गिनो ने और 2 लोगों पर बुरी तरह हमला किया था। उसमें से एक बूढ़ी जो अंधेरी भोर में शौच के लिए निकली थी, वो तो गिनो के प्रकोप से मर ही गई। सुबह होने तक तो उसके जिस्म के मांस ही गलकर खत्म हो गए थे। लोगों को हड्डियों का ढांचा ही मिला था सुबह, और कुछ बचे हुए टूटे दांत। दूसरा गांव का ही एक किसान था जो अभी जिंदा तो था, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। धीरे धीरे उसका शरीर भी कहात्मा होता जा रहा था। पता नहीं ये कौन सा दानव था जो अचानक ही घाटी के भोले भाले लोगों में जहर फैला रहा था। फिलहाल तो घाटी के लोगों के लिए वो घिनु कुत्ते का प्रेत था। घाटी में झाड़ फूंक वाले ढोंगी बाबाओं आना शुरू हो गया था। ये बातें जंगल में लगी आग की तरह ही तो फैलती है, लेकिन इन बाबाओं को इस बार जरा भी अंदाजा नहीं था इस बार उनका पाला किस चीज से पड़ा है। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। घाटी के लोग अब सावधान हो गए थे। उस आखिरी किसान के तड़प तड़प कर मरने के बाद दोबारा कोई मौत अब तक नहीं हुई थी। लोग रात में घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन सिर्फ इतना होने से ही तो सदियों पहले उपजा वो श्राप चुप नहीं बैठ सकता। वो तो साजिशें कर रहा था। एक शैतान की मदद से वो ताकतें बटोर रहा था। वो सिर्फ घाटी को ही नहीं, पूरे शहर को बर्बाद करने की तैयारी में था। कुएं के इर्द गिर्द इन दिनों बालों के गुच्छे कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं। सालों से उलझे फंसे हुए बालों के गुच्छे, जिनमें से अजीब से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। उड़ने वाले काले लेकिन बेहद छोटे छोटे कीड़े। हालांकि इस ओर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया था। अभी कल ही तो घाटी की एक औरत मोहनी उस कुएं वाले रास्ते से होकर बाजार से लौट रही थी, जब उसके झोले में बहुत सारे बालों के गुच्छे फंसकर उसके घर तक चले आए थे। घर आकर उसने रास्ते में पड़ने वाले बंसी नाई वाले को अनगिनत गालियां दे डाली थी। उसे लगा था यह हरकत जरूर बंसी की होगी। उसी ने पीछे से उसके झोले में अपने सैलून से बालों के गुच्छे फेंके होंगे। बेचारी बालों के गुच्छे तो देख पाई थी, लेकिन उनमें छुपे घिनौने काले कीड़े नहीं देख सकी, जो धीरे धीरे उसके पूरे घर में अपने पंख पसार चुके थे। ना जाने इन कीड़ों का इस तरह घरों में डेरा डालने के पीछे कौन सा भयानक मकसद होगा। कहानी 20 वर्ष पीछे। क्या यह उम्र मौत के लिए थी? मतलब वो महज 7 या 8 वर्ष की ही तो थी। नाजुक सी उम्र, अभी तो ढंग से जीना भी शुरू नहीं किया था उसने, लेकिन वो मर गई। ईश्वर की असीम भक्ति में डूबा उसका परिवार उसे बचाने तक नहीं आया। क्या वो पूजा उसकी जिंदगी से भी ज्यादा अनमोल था? एक मासूम सी रूह मौत के बाद भी ईश्वर से बेइंतहा नफरत करने लगी थी। लाश तो जला दी गई थी उसकी, लेकिन उसकी रूह जुड़ी थी उसके ही बालों से, जो कुएं की सीढ़ियों में कहीं फंसी रह गई थी। उसकी आत्मा उसकी ही गुड़िया के भीतर कब्जा जमा चुकी थी। अभी उसकी मौत को साल भर भी तो नहीं बीता था, जब एक दोपहर उसके पिता उसकी मां पर बरस पड़े थे। तुम आए की होए छे नीलिमा? तुम्हें क्या हो गया है नीलिमा? जो हुआ अब भूल जाओ उसे। देखो तुम धीरे धीरे पागल होती जा रही हो। इधर आओ।
देखो ये क्या किया है तुमने, दाल बनाई हो या पता नहीं क्या। एक कटोरी दाल के अंदर से कितने बाल निकल कर आ रहे हैं, पूरी दाल ना जाने कैसी होगी। छे, मुझे नहीं खानी। इतना बोलकर सुब्रतो दास यानी प्रज्ञा के पिता प्रज्ञा, जो एक दिन गुड़िया से खेलते वक्त कुएं में डूबकर मर गई थी, वे अधूरा ही खाना छोड़कर उठ गए। दंदनाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और मेन गेट से बाहर निकल गए। नीलिमा अभी भी खामोश थी, उसकी आंखों में गहरी शून्यता थी, आंखें बोझिल ऐसी जैसे कई रातों से वो सोई भी नहीं थी। खामोशी से धीरे धीरे वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे में रखे लकड़ी के शोकेस के लंबे आईने के आगे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से बगैर कोई आवाज किए, बगैर चेहरे में कोई भाव लिए टप टप आंसू टपक रहे थे। बिल्कुल आहिस्ते से उसने अपने सर पर बंधा दुपट्टा हटाया, जिसे बड़ी सावधानी से उसने साड़ी के आंचल से घूंघट डालकर संभाल रखा था। दुपट्टा के हटाते ही नीलिमा चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। आईने में नीलिमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ रहा था। उसके सर के अधिकतर बाल बिल्कुल खत्म थे, कहीं थोड़े बहुत लेकिन बिल्कुल छोटे बचे थे, तो ज्यादातर गंजापन ही नजर आ रहा था। अब वो किस मुंह से अपने पति को कहती। हाँ, अपना ये रूप उसने खुद ही बनाया है, जिसे वो महीनों से अपने ही पति से छुपाती आ रही है। लेकिन फिर सुब्रतो दास की दाल की कटोरी में बेहिसाब लंबे बाल कहां से आए? पूरे बंगले में इन दोनों के अलावे तो कोई नहीं रहता। कहानी वर्तमान में। कुणाल अब 3 महीने का हो चला था। उसकी निश्चल मुस्कान और थोड़ी थोड़ी शैतानियों से बर्मन विल्ला गुलजार रहता था। शकुंतला देवी की तो पूरी दिनचर्या ही कुणाल के इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। इतने सालों बाद अपनी कोख से इस नाजुक सी चीज को पाकर वो तो जैसे खुद को ही भूल गई थी। वो जैसे भूल ही गई थी सामान्य और असामान्यता के बीच का फर्क। उसका बच्चा कभी रोता नहीं, न भूख से, न नींद से, न चोट से। लेकिन इसका भयानक एहसास शकुंतला जी को जल्द ही महसूस हुआ और ये पहला झटका उनके दिमाग पर एक जोरदार असर कर गया। हुआ यूं कि कुणाल के मालिश के लिए रखी दाई आज आ नहीं सकी थी। मजबूरन उसकी जगह आज बर्तन मांजने वाली काकी को ये काम सौंपा गया। वे भी उम्र से काफी परिपक्व लगती थी। बच्चे की मालिश कर उसे पालने में सुलह बर्तन धोने वाली काकी आज समय से पहले ही छुट्टी कर चली गई। शकुंतला जी ने देखा कुणाल पालने में सो गया था, तो वे बेफिक्र होकर अपने दूसरे कामों में लग गई। घंटे भर बाद जब शकुंतला जी ने कुणाल को गोद में लिया तो उनके होश ही उड़ गए। कुणाल के दाएं हाथ में सूजन हो गया था। हाथ आकार से 4 गुना अधिक फूल गया था, लेकिन उबकाई लेता कुणाल मां को देख मुस्कुरा रहा था। जाहिर सी बात नजर आ रही थी, कुणाल की नाजुक हड्डियों में बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन इसके बावजूद उसका जरा भी न रोना इस बार शकुंतला देवी के मस्तिष्क में हथौड़े सा चोट कर रहा था। आनन फानन में फिर कुणाल को हड्डी के विशेषज्ञों के पास ले जाया गया, जहां एक्सरे रिपोर्ट में कुणाल की कोहनी की हड्डी खिसकी हुई साफ नजर आ रही थी। छोटे से कुणाल के नाजुक हाथों में बड़ी सी सफेद पट्टी लग गई थी। शकुंतला देवी अब हर वक्त कुणाल को अपने गोद में लिए रहती। नहाने जाती तो भी उसे बाथरूम में ले जाती, किचन में रहती तब भी उसे अपने साथ ही रखती। उस दिन के बाद से बर्तन वाली काकी की तो छुट्टी हो ही गई थी, लेकिन हद तो तब हो जाती जब कुणाल को अखिलेश बर्मन के हाथों सौंपने में भी शकुंतला जी घबरा जाती। वे उन पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि वे उनके लाडले पर ध्यान दे सकेंगे। इस बात पर अखिलेश जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार यानी कुणाल के दादा दादी, बुआ और मौसी दादी सभी नाराज हो जाते। घर के खूबसूरत माहौल पर अब इसका बुरा असर साफ दिखाई देता था। अजीब सी मनहूसियत इस विल्ले में मंडराने लगी थी। शकुंतला देवी का कुणाल के प्रति हद से अधिक सजग हो जाना कहीं न कहीं उनके मानसिक संतुलन के गड़बड़ाने की निशानी थी, जिस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। अक्सर अखिलेश बर्मन शकुंतला देवी से अकेले में बात करना चाहते, लेकिन शकुंतला जी के पास इसके लिए वक्त ही कहाँ था। खौफ इस तरह शकुंतला जी के अंदर अपने पैर पसार रहा था कि वे रात रात भर अब सोती भी नहीं थी। जरा देर को आंखें बंद हो भी जाए तो वे चीख कर उठ जाती थी। उनकी स्थिति अब दयनीय होती जा रही थी। इसी अजीब से माहौल में धीरे धीरे कुणाल बर्मन बड़े हो रहे थे, लेकिन एक सुबह बर्मन विल्ले में अफरा तफरी मची थी। उनकी बहू शकुंतला और 1.5 साल का बेटा कुणाल घर से गायब थे। सभी जानते थे बच्चे की मां यानी शकुंतला जी अपने बेटे को लेकर घर से भाग गई थी, लेकिन क्यों और कहां, यह पहली बार नहीं था।
शकुंतला देवी ने कई बार घर से भागने की कोशिश पहले भी की थी। पहले भी वे नन्हे कुणाल को लेकर दूर कहीं वीराने में चल जाना चाहती थी, लेकिन नौकर चाकरों से भरे विल्ले में उन्हें यह मौका कभी मिला नहीं। देखते ही देखते 1.5 साल बीत गए। कई बार कुणाल की चोटों से परिवार दहल उठता, लेकिन चोट लगने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अभी बीते कल की ही बात है। कुणाल के लिए रोटी खुद ही पकाने गई थी शकुंतला जी। किचन के लंबे चौड़े शेल्फ पर एक किनारे ही कुणाल को बैठाया था उन्होंने, और थोड़ी दूर खड़ी होकर वे गैस पर रोटियां सेंक रही थी। कुणाल के खाने की हर चीज वे खुद ही बनाया करती थी, क्योंकि उन्हें घर के नौकरों पर भी रत्ती भर भरोसा नहीं था। वे कई रात लगातार सोती नहीं थी। उन्हें लगता जैसे वो पल भर को सोएंगी और कोई अघटन घट जाएगा। शायद इसलिए रोटियां सेकते वक्त अचानक ही उनका सर घूमने लगा। उन्हें लगा जैसे पूरी रसोई तेजी से गोल गोल घूमने लगी है और वे केंद्र में है। ये महज कुछ सेकंड के लिए ही महसूस किया उन्होंने। फिर धड़ाम से टाइल्स लगे किचन के फ्लोर में वे जा गिरी। उस दिन घर में एक नहीं 2 वजह थी अफरा तफरी मचने की। जब घर के महाराज जी रसोइया बाजार से घर लौटा तो उसे घर की मालकिन यानी शकुंतला जी फर्श पर पड़ी मिली। उनके सर पर एक गंभीर चोट भी थी, जिसमें से खून रिस रहा था। वहीं दूसरी तरफ ना जाने कैसे चलकर कुणाल गैस के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। गैस जली हुई थी और उस पर तवा भी रखा हुआ था। कुणाल अपनी दोनों हथेलियों को उस गर्म तवे में रखकर ऐसे उलट पुलट रहा था जैसे कि शकुंतला देवी को वो रोटियां बनाते हुए अक्सर ही देखता था। एक बार फिर दोनों को शहर के जाने माने अस्पताल में ले जाया गया। शकुंतला जी को कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ था, वहीं कुणाल के बुरी तरह जख्मी हाथों में भी मरहम पट्टी की गई। दोनों रात तक घर लौट आए। पूरे परिवार ने जी भरकर इस बार शकुंतला जी को खरी खोटी सुनाई। आखिर वाकई गलती थी भी उनकी, लेकिन ये सब खरी खोटी शकुंतला जी हजम नहीं कर पाई और वे कुणाल को लेकर घर से भाग गई। कहानी 20 वर्ष पीछे। पिछले कई दिनों से नीलिमा को घर के हर हिस्से में बालों के गुच्छे दिखाई पड़ते। बाथरूम में नहाने जाती तो उनके पैरों में असंख्य बाल फंस जाते। रोटी के लिए आटा गूंथती तो आटे में बाल ही बाल नजर आते। दाल सब्जी दही हर चीज में बालों के गुच्छे न जाने कैसे आ जाते। वे उन्हें साफ कर करके परेशान हो जाती। उन्हें लगता कहीं न कहीं ये उनके ही बाल है जो इन दिनों बेहिसाब झड़ रहे हैं, लेकिन उनकी यह गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। एक रात उन्होंने घर के किसी जंग लगी कैंची से अपने सर के सारे लंबे बाल काट लिए। सुब्रतो दास की सेविंग किट से कहीं कहीं से तो वे गंजी भी हो गई। उन्हें लगा उनके बाल ना होने पर समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वे गलत थी। गंदे घिनौने बालों के गुच्छे तो उनके आंगन के कुएं से निकलकर आ रहे थे। काश उन्होंने इस तरफ पहले ही ध्यान दिया होता। कहानी वर्तमान में। घाटी के लोग अब घिनू से अच्छे खासे खौफ में रहते हैं। इधर बालों के गुच्छों से भी पूरी घाटी परेशान थी। कुछ दिनों पहले ही घाटी है तमाम नाइयों के दुकान और जेंट्स सैलून में जाकर लोगों ने हुड़दंग मचाई थी। उन्हें लगा सारे नाइयों ने मिलकर शायद ये कोई बदमाशी शुरू की है। आलम यह था कि अब घाटी के सारे सैलून वाले हड़ताल पर चल गए थे, लेकिन फिर भी बालों का हर जगह मिलना जारी ही था। अब तो खुल्लम खुल्ला घिनू के रोने की आवाज घाटी के लोग सुन सकते थे। हाँ, दिन में वो दिखता नहीं था, लेकिन रात में अक्सर वो किसी के छत पर या किसी के आंगन में, किसी के खेत में या कहीं भी जहां इंसान हो वहां जाकर वो खूब रोता और लोगों से मदद मांगता। कोई भी इंसान उसकी मदद के लिए नहीं जाता, चाहे वो कितना भी रोए या तड़पे। लोग कहते उसकी मदद के लिए वे जाना तो चाहते हैं, लेकिन डर से भी ज्यादा वे घिनू से घृणा करते थे। उसकी बनावट ही ऐसी थी कि लोग उसके पास जा ही नहीं सकते। बात तो अगल बगल के शहरों में भी फैल गई थी। कई बार रात में यहाँ रेस्क्यू टीम भी घिनू को पकड़ने के किए आ चुका था। प्रेस वाले भी अक्सर ही आ जाते थे अपने चैनल के लिए कोई नया मसाला ढूंढने। उन सब की नजर में घिनू कोई नई प्रजाति का जंगली जानवर था, लेकिन घिनू क्या चीज था ये तो बस उसे देखने वाले ही जानते थे। लेकिन उसे देखने के बाद जिंदा बचने वाले भी थे ही कितने, बस गिने चुने। सबको खत्म कर डाला था घिनू ने। शायद लोगों को मारकर उसे अपना दर्द कम महसूस होता, या शायद वो लोगों को मारकर अपने अपमान का बदला लेता था। उसकी मदद के लिए आगे न आकर लोग जो उसके अपमान करते थे, ये बात घिनू को बहुत तकलीफ देती थी। अजीब सा माहौल था शहर का। इसी बीच दूर एक दूसरे देश में एक बुजुर्ग बैठा एक किताब पढ़ रहा था।
किताब जिसका नाम था श्राप। ये एक प्राचीन कहानी थी जो भारत देश के महाराजाओं के वक्त की थी। करीब 200 वर्ष पुरानी एक बड़े से साम्राज्य की कहानी थी ये, जो संस्कृत भाषा में लिखी थी। बुजुर्ग भी किताबों का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। वेद पुराणों में उनका ज्ञान लाजवाब था। वे बड़े गौर से किताब को पढ़ रहे थे। किताब को पढ़ते वक्त उनके चेहरे में अजीब से भाव भी नजर आते, जैसे वे किसी गंभीर संकट को करीब से देख पा रहे हैं। अचानक उन्होंने किताब बंद की और एक पुराने बक्से में से कोई मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। ये समय ग्रंथ था, उनकी बनाई अपनी एक घड़ी या कहीं कैलेंडर, जिसमें हजारों वर्षों का इतिहास, भूत और वर्तमान लिखा है। उन्होंने अपनी कंपकपाती उंगली किसी एक खास तारीख पर रखी, जिसके ठीक सामने वक्त भी दर्ज था, 10:52। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, वे जन्म ले चुके हैं, मुझे अब जल्द ही वहां पहुंचना होगा। कहानी अब तक। एक बरसात की रात में ठीक 10:52 में एक रईस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम कुणाल है। लेकिन कुणाल को दर्द नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी चिंता में उसकी मां पागल होती जा रही है और एक दिन उसे लेकर वो घर से भाग जाती है। ठीक कुणाल के जन्म के दिन ही, उसी वक्त ही, उसी शहर में, लेकिन दूसरे हिस्से जो कि घाटियों की तरफ पड़ता है, वहां एक और अजीब सी चीज अपने आप ही जन्म लेता है। उसकी बनावट थोड़ी बहुत कुत्ते और बिल्ली से मिलती जुलती है। वो बेहद घिनौना है और अभी तक उसने घाटी के बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। घाटी के लोगों ने उसका नाम गिनू रखा है, क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले वहां का एक पालतू कुत्ता जिसका नाम गिनू था, वो पागल होकर मर चुका था। वो भी अपने पागलपन में लोगों पर घातक हमले करता था। लोगों को लगा कि वो कुत्ते का ही प्रेत है जो और भयानक रूप में लौट आया है, लेकिन असल में वो क्या चीज है, ये एक गहरा रहस्य है। इसी घाटी में करीब 20 वर्ष पहले एक बंगाली परिवार रहा करता था। पति पत्नी और एक बेटी, जिसकी मौत घर में हो रहे पूजा के दौरान कुएं में गिरकर हो गई थी। संयोग से कुएं से उसकी लाश को निकालते वक्त उसके कुछ बाल कुएं की सीढ़ियों में फंसा रह गया था और उसकी गुड़िया भी कुएं में ही रह गई थी। उसके मौत के करीब 1 साल बाद उसकी मां को घर में, खाने में हर जगह बालों के गुच्छे मिलते हैं। वे इतने अधिक होते हैं कि उसकी मां यानी नीलिमा जी परेशान होकर खुद के ही बाल काट लेती है। लेकिन इसके बावजूद सुब्रतो दास यानी कि मरी हुई लड़की के पिता को दाल में बालों के गुच्छे मिलते हैं। इस बात से नीलिमा जी और ज्यादा हैरान हो जाती है कि घर में उन दोनों के अलावे कोई नहीं रहता और उन्होंने खुद ही अपने बाल काट लिए हैं। फिर लंबे बालों के गुच्छे घर में अब भी कहां से आ रही है। खैर, कहानी वर्तमान में आती है, जहां फिर से लोगों को घाटी में बाल दिखने लगे। यहाँ वहां हर जगह फर्क बस इतना था कि अब इन बालों में छोटे उड़ने वाले भूरे रंग के कीड़े भी दिखने लगे हैं, जिस तरफ अभी भी लोगों का ध्यान नहीं गया था। लेकिन ये कीड़े बड़ी चालाकी से लोगों के घरों में डेरा जमा रहे थे। गिनू अब पहले से ज्यादा निडर हो गया है। दिन में वो अक्सर उसी कुएं के भीतर रहता जहां कभी नीलिमा और सुब्रतो दास की बेटी प्रज्ञा डूब कर मरी थी। लेकिन रात बिरात वो लोगों के बीच दिखने लगा था। ये खबर उड़ते उड़ते अगल बगल के कई शहरों में भी जा पहुंची थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम और पत्रकारिता के लोग अक्सर इस गांव में आ जाते थे। उन्हें अनुमान था कि गिनू जरूर कोई नई प्रजाति का जंगली जानवर था। बेचारे सच्चाई से कितने दूर थे। इसी वक्त दूर किसी अनजान देश में कोई बूढ़ा बैठा एक किताब पढ़ रहा होता है जिसका नाम श्राप था। बूढ़ा किताब पढ़ने के बाद खुद की बनाई एक कैलेंडर निकालता है, एक तारीख ढूंढता और कहता है कि वे दोनों जन्म ले चुके हैं। अब आगे। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। इलाका बेहद सुनसान और हौलनाक नजर आ रहा था। दूर दूर तक फैले गन्ने और भुट्टे के खेत साए साए बहती हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई डर से थर थर कांप रहा हो। ये एक प्राइवेट वैन था जिसमें 4 जने लगभग एक दूसरे से चिपके बैठे थे। अभी अभी खेतों के बीच उन्होंने जो देखा था वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। वे वैन के भीतर थे और नाइट विजन्स कैमरे से अपने चारों तरफ नजर रख रहे थे। लाख रोकने की कोशिश की थी लिली ने, लेकिन एक दबी सी डरी हुई चीख उसके मुंह से निकल ही गई। उसने ही तो सबसे पहले उसे देखा था। वो जो खेतों के बीच बैठा रो रहा था, उसकी आंखें लाल थी और आंखों को देखकर ऐसा लगता जैसे वो अंधेरे कालीन को भेद कर उन्हीं की तरफ स्पष्ट देख रहा हो। हवा में बदबू ऐसी फैल रही थी कि कनक ने तो वेन में रखे डस्टबिन में उल्टी तक कर डाली थी।
माहौल अजीब सा मनहूस होता जा रहा था। तभी जावेद ने हिम्मत दिखाई। उसने अमर से सेफ्टी जैकेट मांगी जो अमर ने खुद पहनी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कहा, हाँ, वे सब यहाँ से खाली हाथ नहीं लौट सकते। ये अजीब सी चीज को अगर उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया तो उनके सामान्य से चैनल को धड़ाधड़ आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। उन्हें यह खतरा मोल लेना ही होगा। कनक ने कैमरा संभाला। अमर ने सेफ्टी के तौर पर हाथ में लाठी और तेज रोशनी देने वाले टॉर्च ले लिए। जावेद सबसे आगे था जो वॉइस दे रहा था। लिली अभी भी सदमे में थी, इसलिए उसे ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल रेडी रहने को बोला गया था। जरा सा भी खतरा दिखता तो वे चारों यहां से भाग जाने वाले थे। जावेद खुसुर पुसुर के लहजे में बोलता जा रहा था, दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम आप सबको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया। पता नहीं ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसे आप सबके बीच लाने की जोहमत सिर्फ हमारा चैनल ही ले रहा है। इसलिए बगैर हिले और बगैर पलकें झपकाएं मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर रखिए। वे सभी आहिस्ते आहिस्ते कदम आगे बढ़ा रहे थे। जरा सी भी चूक होती तो तीनों की जान पर बात आ सकती थी। आखिर गांव के लोगों से उन्होंने सुन रखा था कि यह चीज कितनी खतरनाक है। कनक ने फोकस जावेद पर ही कर रखा था। अमर उधर देख रहा था जिधर कुछ ही देर पहले उन्हें वो दिखा था। हालांकि उसके रोने की आवाज अब भी कुछ घुटी घुटी सी सुनाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल दिखना बंद ही था। सूखे पत्तियों से भरे खेत के पतले पगडंडियों में संभल कर चलना बेहद संघर्षों से भरा था। लाख कोशिशों के बाद भी उनके कदमों की आहट वातावरण में फैल ही जाती थी। रात का अंधेरा, खेतों में बैठे छोटे बड़े जानवरों की आवाज से माहौल और भयानक होता जा रहा था। मेढकों की टर टर और झींगुरों की आवाज तो लगता जैसे कान में बस ही गए थे। वे जितनी भी दूर जा रहे थे, ये आवाज उनके साथ साथ चली जा रही थी। और तभी कुछ हलचल हुई। खेतों के बीच बना वो एक छोटा सा गड्ढे जैसा था, कह सकते हैं एक बेहद छोटी तालाब, जिसमें किसान बारिश का पानी जमा करते हैं ताकि गर्मियों में थोड़ी तो राहत मिले। उसी पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। कनक ने कैमरा उधर ही घुमा लिया। जावेद और अमर भी बड़े गौर से उधर देखने लगे, लेकिन काफी देर तक उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। तब जावेद ने कहा, लगता है पानी में कोई बड़ी मछली होगी जिसके उछलने पर ऐसी आवाज हुई। अक्सर पानी में रहने वाली बड़ी मछलियां जब छोटी मछलियों को खाती है तो इसी तरह उनके उछलने की आवाज आती है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। कनक ने कैमरे की दिशा अब भी बदली ही थी कि अचानक उसके हाथों से कैमरा छुटकर नीचे जा गिरा। अमर ने जब आगे की तरफ टॉर्च मारा तो वो अजीब सी चीज यानी घिनो उनसे महज 4 कदम की दूरी पर खड़ा था। उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई थी, जिसमें से कुछ बेहद घिनौना सा तरह पदार्थ टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। सीने की तरफ की चमड़ी जहां लचीला और गीलापन लिए हुए था, वहीं पीछे से वो गंदे बालों से भरा था। चेहरे में नाक नहीं था, होंठ पता नहीं थे भी कि नहीं। इस वक्त तो बस उसके लंबे नुकीले दांत दिख रहे थे। कनक को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर तक तो वो सदमे से घिनू को देखती रही, फिर अचानक ही वो पीछे की तरफ भागने लगी। बस यही बात घिनू को पसंद नहीं आई और वो बिजली की तेजी से कनक की तरफ दौड़ा और पीछे से उसके कंधे पर कूद पड़ा। कनक पल भर में वहीं ढेर हो गई। देखते ही देखते चबर चबर की एक घिनौनी आवाज आई और अमर और जावेद को समझते देर नहीं लगी कि वो घिनू कनक के जिस्म का मांस चबा रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुड़कर अपने वैन की तरफ देखने लगे जो अभी उनसे करीब 500 मीटर की दूरी पर था। जावेद ने इशारे से अमर को ना भागने के लिए कहा, लेकिन खौफ के मारे अमर ने भी वही गलती की जो कनक ने की थी। घिनू ने उसके साथ भी वही किया। अभी 10 कदम भी तो आगे नहीं बढ़ पाया था वो, जब पीछे से घिनू ने उसकी गर्दन पर हमला किया था। गर्दन की चटकने की एक जोरदार आवाज से जावेद ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। कई मिनटों तक वो वहीं खड़ा रहा और अपने दोस्तों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखता रहा। वो ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि लिली उनके साथ यहाँ नहीं आई। ये बात सिर्फ वही जानता था कि वो दिल ही दिल में लिली को प्यार करता था। अभी वो खुद को मरने के लिए तैयार ही कर रहा था कि एक बार फिर घिनू जावेद के करीब आकर खड़ा हो गया। जावेद ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सख्ती से आंखें बंद कर ली। उसके अंदर ऐसे एहसास थे कि वो खुद ही घिनू के आगे खुद को परोस रहा हो। लेकिन तभी एक गुर्राहट से भरी विचित्र आवाज में घिनू ने जावेद से पूछा,
सुनो, मेरी मदद करोगे? जावेद ने आंखें खोली और इस बात पर यकीन करने की कोशिश करता रहा कि ये जानवर बोलता भी है। उसे देखने मात्र से जावेद को ऐसा लग रहा था कि इस घिनौनी चीज के आगे पल भर टिकने से बेहतर होगा कि वो यहाँ से भाग जाए और उसके हाथों ही मर जाए। लेकिन अपनी इस इच्छा को मारते हुए ही सही, जावेद ने अपने सर को हाँ की दिशा में हिला दिया। गिनू को मदद के लिए हाँ कहने वाला जावेद पहला इंसान था। गिनू के चेहरे में एक अजीब सी मासूमियत उतर आई, जैसे कि वो महज एक 1.5 साल का नासमझ बच्चा हो। शायद उसे किसी इंसान के हाँ का ही इंतजार था। वो बस इतना ही तो चाहता था कि कोई उसके इस घिनौने रूप को नजरअंदाज कर उसकी मदद के लिए आगे आए। और ये पहला इंसान था जावेद। जावेद का हाल अभी भी बहुत बुरा था। उसे लिली की चिंता हो रही थी। लिली, जो बेहाल सी इस वक्त उनके ही वैन में बैठी थी। जावेद ने गौर नहीं किया, लेकिन इस वक्त गिनू के चेहरे में संतुष्टि के सुंदर भाव नजर आ रहे थे। उसके नुकीले दांत अंदर की तरफ धंस गए थे और वो हौले हौले मुस्कुरा रहा था। इधर जावेद ने हकलाते हुए कहा, तुम्हें कहाँ दर्द है? बताओ, मैं दर्द मिटाने की कई तरह की जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। गिनू ने चेहरे के भाव बदले और लगभग गुर्राते हुए उसने कहा, मेरा दर्द कोई नहीं मिटा सकता। तुम बस एक काम करो, आज से 1.5 साल पहले जन्मे किसी ऐसे बच्चे को ढूंढो जिसका जन्म 10:52 में हुआ हो और हाँ, उसे दर्द नहीं होता। इसी शहर में कहीं होगा वो। उसे ढूंढकर 5 दिनों के भीतर मेरे पास ले आओ, वरना वैन में बैठी वो लड़की मेरे कब्जे में भूखे प्यासे मर जाएगी। कब? क्या लिली को देख लिया तुमने? कहाँ है वो? जावेद को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ आने से पहले ही उसने लिली को अपने कब्जे में कर लिया था। उसकी मदद करने के अलावे अब उसके पास कोई चारा नहीं था। भारी कदमों से वो खेत से बाहर सड़क की तरफ चल पड़ा। भोर की हल्की उजास में उसने देखा वैन बिल्कुल खाली था। अगल बगल लिली की मौजूदगी के कोई निशान नहीं थे। लेकिन एक बात जो उसे बेहद अजीब लगी, वैन के भीतर न जाने कहां से बालों के अनगिनत गुच्छे आ गए थे। सीट पर इधर उधर फैले गंदे बालों के गुच्छे। इसका मतलब था लिली को यहां से लेकर जाने वाला गिनू नहीं था। जावेद ने उन बालों को गाड़ी से निकालकर फेंक दिया, लेकिन भूरे कीड़े उसकी वैन में कब्जा जमा चुके थे। यहां से निकलकर जावेद सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। आखिर उसने अपने दोनों दोस्त खोए हैं और लिली लापता हो गई है। लेकिन शायद उसने यही सबसे बड़ी गलती कर डाली थी। वो टूटे फूटे दीवारों का एक बेहद पुराना कमरा था। सीलन की बदबूदार महक और चमगादड़ों के मल मूत्र की बदबू से वो जगह अच्छी खासी घिनौनी हो रखी थी। लिली उस वक्त वैन में बैठी अपने दोस्तों की राह ही ताक रही थी, जब घबराई हुई एक बच्ची उसके वैन के खिड़की में हाथ पीटने लगी। वो 7-8 साल की कोई बच्ची थी। अंधेरे में लिली बस उसकी काया ही देख पा रही थी। उसके चेहरे में वातावरण से भी अधिक अंधेरा था। कंधे से नीचे बाल थे और हाथों में एक गुड़िया थी, एक ऐसी गुड़िया जो बिल्कुल जीवंत लगती थी। लिली पहले से डरी हुई थी, लेकिन अब और अधिक घबरा गई। उसने धीरे धीरे खिड़की के कांच को नीचे उतारा। कौन हो? क्या चाहिए? देखो, इतनी रात को खेतों में अकेले घूमना अच्छा नहीं है। जाओ, अपने घर चली जाओ। लिली की आवाज में अभी भी घबराहट साफ झलक रही थी। तुम्हारे दोस्त वहां है, पुराने कुएं के पास। एक पर किसी ने हमला कर दिया है, तुम्हें बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। बिल्कुल सपाट तरीके से कहा था उसने। वो लड़की जो अब भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्त के घायल होने की बात ने लिली को और कुछ समझने की शक्ति नहीं दी। वो हड़बड़ाकर वैन से उतरी और उस छोटी लड़की के पीछे तेजी से चलने लगी। लेकिन उस लड़की की चाल ऐसी थी जैसे वो जमीन पर चल नहीं रही है, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही हो। लिली ने गौर किया था इस पर, और तभी से उसके जिस्म में एक अजीब सी झुरझुरी सी फैलने लगी थी। बहुत देर तक वो उसके पीछे चलती रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो कोई गलती कर रही है। भोर की हल्की रोशनी आने लगी थी और इस रोशनी में लिली ने साफ देखा था उस लड़की के पैर वाकई जमीन से थोड़े ऊपर ही तैर रहे थे। लिली के सीने में जैसे कोई बड़ा पत्थर आकर गिरा हो। वो आगे नहीं चल पा रही थी। वो वहीं रुककर एक तक उस लड़की को आगे जाते हुए देख रही थी, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर वो रुक गई। वो पीछे मुड़ी और उसे सामने से देखकर लिली अपना होश खोने लगी। चेहरे की चमड़ी इतनी सफेद जैसे वो न जाने कब से पानी में डूबी हो। आंखें बिल्कुल सफेद और दांत जिस पर काई जम गई थी।
होंठ तो गलकर खत्म होने ही वाले थे। नाक का भी यही हाल था। बाल अजीब तरह से उलझे हुए थे और उसकी पहनी फ्रॉक से लगातार पानी टपक रहा था। लिली बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन उसकी बेहोशी में उसे समझ आया कि उसके जमीन में गिरने से ठीक पहले वो लड़की, जो असल में प्रज्ञा की रूह थी, वो उसी तरह हवा में लहरा के तेजी से उसके करीब पहुंची और उसके पीछे पोनी की हुई छोटी को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। लिली को जब होश आया तो वो उसी टूटे फूटे बदबूदार कमरे में थी। किसी समय में ये कमरा सुब्रतो दास और उनकी धर्मपत्नी नीलिमा जी का हुआ करता था। आज जर्जरता के आखिरी चरम पर था और कहते हैं ना, खाली जगह अक्सर शैतानों से भरा होता है। इस घर का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। घर के भीतर इधर उधर जंगली पौधे उगाए थे। आंगन में कभी बरगद का एक पेड़ था जिसकी जड़ों ने अब इस घर के फर्श को तोड़ दिया था। घर के भीतर जड़ें फैल गई थी। लिली चुपचाप बैठी इन सब को देख रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी घर से बाहर उसे एक बेहद डरावनी चीख की आवाज आई। ऐसी चीख जैसे किसी के जले हुए हाथों में नमक रगड़ दिया गया हो। वो उठकर उस दिशा में दौड़ पड़ी। आवाज तो कुएं के भीतर से आ रही थी। हाँ, गिनू फिर एक बार फिर कुएं के भीतर बैठा रो रहा था। उधर पता नहीं कुणाल वर्मन के ऊपर फिर से कौन सी मुसीबत आ गई होगी। वो निम्न दर्जे का एक पुलिस स्टेशन था। जैसे कई महीनों से वहां कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ हो। सभी कर्मचारी अपने अपने केबिन में सुस्ती से बैठे चाय गुड़क रहे थे। ज्यादातर छोटे शहरों के छोटे छोटे थानों का यही हाल होता है। इलाके के लोग पुलिस के लफड़े में पड़ने से बेहतर छोटी छोटी समस्या का हल खुद ही निकाल लेना मुनासिब समझते हैं। यही वजह होती है कि ऐसे थाने के पुलिस कर्मियों की तोड़ बाहर और पुलिसिया दिमाग काफी अंदर धंसा होता है। जावेद को होश कहाँ था। कल रात से लेकर सुबह तक उसके दिमाग ने बहुत सी अजीब चीजें देखी थी। दोस्तों की मौत, अजीब से जानवर का बोलना, अजीब सी शर्तें रखना और उन शर्तों को पूरा करवाने के लिए उसकी लिली को जब्त कर लेना। वो तेजी से पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अभी तक तो वो हांफने भी लगा था। वो अंदर पहुंचा ही था कि शांत वातावरण में हलचल सी मच गई। सभी उसे देख खुसर खुसर करने लगे। तभी थाने का हवलदार एक कोने से उठकर आया और उसने जावेद के शर्ट की कॉलर पकड़ ली। मुंह में ठुस से गुटखा के रस को भीतर निगलकर उन्होंने बोलना शुरू किया। का बे, कहीं से चोरी वोरी करके आ रहे हो क्या? सुबह सवेरे थाने क्यों चला आया? आत्मसमर्पण करने तो नहीं आया ना? देख, यहाँ आत्मसमर्पण करने का कोई फायदा नहीं। बहुत दिनों से हाथों की खुजली नहीं मिटी। बता, क्या कान करके भागा है? तो अभी तेरी मरहम पट्टी करता हूं। इतना बोलकर वे अपने शर्ट के बाजुओं को ऊपर चढ़ने लगे। जावेद ने देखा, सामने ही फ्रंट टेबल पर एक टिप टॉप दर्जे के पुलिस इंस्पेक्टर बैठे थे। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। सर, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए। मैं कोई चोर नहीं हूं। हम चारों एक यूट्यूब की टीम से है। हम कल रात घाटी की तरफ गए थे। आपने भी सुना होगा, वहां कोई अजीब सी चीज इन दिनों लोगों को परेशान कर रही है। तो हम बस उसे ही कवर करने गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, वो हमें मिला भी, लेकिन मेरे 2 दोस्त उसके हाथों मारे गए सर, और लिली को गायब कर दिया उसने। क्या कहा मारे गए? यानी कि खून हुआ है? जावेद की बात सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत ही जावेद की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और उसे बैठाकर उसकी पीठ में हाथ रखकर खड़े हो गए और सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। हालांकि उस घाटी में खून तो पहले भी हुआ था, लेकिन आज तक किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की। भोले भाले घाटी के लोग भला क्या किसी भूत पर शिकायत दर्ज करते? उनकी नजर में वो भूत ही तो था, और जो कुछ भी उन लोगों के साथ हो रहा था उसे वो नियति का खेल समझकर लगभग चुप बैठे थे। सिर्फ पंडितों और बाबाओं के पास जाने के अलावे उन्होंने कोई दूसरा कदम गिनू के खिलाफ नहीं बढ़ाया। लेकिन आज पहली बार जावेद ने मौत की खबर सबसे पहले थाने को दी थी। पुलिस की जीप अब घाटी वाले रास्ते में सरपट भाग रही थी। दूसरी तरफ गांवों वालों को 2 अज्ञात लाश खेतों में मिली थी, जो कि यकीनन अमर और कनक की थी। लेकिन गांवों वालों को लग रहा था जैसे गिनू उन्हें सचेत कर रहा है कि वे लोग किसी तरह के बाबाओं को इस घाटी में निमंत्रण ना दे। शायद गिनू इस बात के लिए खाफा था कि कल ही यहाँ शहर के कोई बड़े बाबा जी आकर रुके हैं। आखिर ऐसी अफवाहें ही इन बाबाओं को तरक्की दिलवाते हैं। घाटी का माहौल आज फिर उदासी से भरा था। यहाँ का शांतिप्रिय जीवन धीरे धीरे खौफ की गर्त में समाता जा रहा था। उधर
बर्मन विला में भी माहौल परेशानी से भरा था। घर का एकमात्र चिराग पिछले 2 दिनों से घर से गायब था। शकुंतला जी कुणाल को लेकर घर से भाग गई थी और इस वक्त वे किसी पुरानी फैक्ट्री में थी। ये इसी शहर में था। इलाका थोड़ा सुनसान ही था। किसी समय में ये फैक्ट्री भी आबाद हुआ करता था। फिर बाद में यहाँ एक दिन आग लग गई थी, जिससे पूरी फैक्ट्री सामान सहित ही बर्बाद हो गई। इसके मालिक ने इसे किसी और को बेच जरूर दिया था, लेकिन अब तक इसमें कोई नया काम शुरू नहीं हुआ था। यहाँ सर छुपाने के लिए छत तो था। यही छुपी थी शकुंतला जी। उन्हें पता था कि अखिलेश बर्मन कुणाल को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, इसलिए वो मामले के जरा सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। फैक्ट्री के पीछे के इलाके में एक बाजार लगता है। शकुंतला जी सोए हुए कुणाल को एक रस्सी से बांधकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लेने गई थी और आकर उन्होंने देखा कुणाल नींद से उठ गया था। हालांकि वो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ ही था, लेकिन रस्सी के लंबे होने की वजह से वो अपनी जगह से उठकर इधर उधर खेल रहा था। खेल खेल में ही वो एक बोरे के पास गया था, जिसमें से कुछ सफेद धूल सा निकलकर नीचे ही फैला हुआ था। कुणाल उसी पाउडर को दोनों हाथों से रगड़ रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। शकुंतला जी ने जब पास जाकर देखा तो सफेद पाउडर नमक था। शायद फैक्ट्री में कभी किसी मिलाप के लिए नमक मंगवाई गई होगी, लेकिन इस वक्त नमक नन्हे कुणाल के बुरी तरह जले हुए हाथों के बीच रगड़ रहा था। ये वही वक्त था जब लिली ने घिनू को कुएं के अंदर रोते हुए सुना था। जावेद लगभग दोपहर तक पुलिस के सवालों का जवाब देता रहा। वो अब उकता गया था। वो चाहता था उसे सवाल जवाब करने के बजाय पुलिस लिली की तलाश करे या फिर शहर में किसी ऐसे बच्चे को ढूंढे जिसे दर्द नहीं होता। अमर और कनक की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। ये वही पोस्टमार्टम घर था जिसके ठीक बगल वाले सरकारी अस्पताल में एक रात कुणाल बर्मन ने जन्म लिया था। शाम ढलने के बाद जावेद को पुलिस की टीम ने छोड़ दिया था। वो अब कनक और अमर के घर वालों के साथ था। लिली को तलाश भी शुरू हो गई थी। सभी जावेद से जानना चाहते थे कि आखिर ये दोनों हत्याएं हुई कैसे। क्या सच में ये किसी जानवर का काम था? नहीं, वो कोई आम जानवर तो नहीं हो सकता। वो इंसानों की भाषा में बोलता है। हाँ, उसके आवाज में थोड़ा सा खुरदुरापन जरूर था, लेकिन उसने साफ साफ मुझसे अपनी शर्तें कही थी। जावेद बार बार सबको ये जवाब देता जा रहा था। वे सभी लोग अब शहर के उसी मुर्दा घर के पास थे, जिसके ठीक सामने पोस्टमार्टम घर में कनक और अमर का पोस्टमार्टम हो रहा था। वो एक झुंड था जो जावेद को घेरे खड़ा था। यहाँ हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ भी थे। बात जंगल में लगी आग की तरह फैल रही थी, लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ। दरअसल जब जावेद घिनू के अजीब से शर्त के बारे लोगों को बता रहा था, तब वहां मौजूद सरकारी हॉस्पिटल का एक पुराना गार्ड भी था। वो अपने बूढ़े दिमाग पर जोर डाल रहा था। कुछ आधा फंसा उसे याद तो आ रहा था। हाँ, वो बरसात की एक भयानक रात थी। पूरे शहर में घुप अंधेरा फैला था। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी स्त्री गर्भवती थी और रास्ते पानी की वजह से बंद होने पर उन्हें इसी सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए आना पड़ा था। बहुत मुश्किलों के बाद आखिर उसने जन्म लिया। वो भी तो ऐसा ही था, मतलब वो भी जन्म के बाद रोया नहीं था, नर्स के चिकोटी काटने पर भी नहीं। तभी तो उसे शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में तुरंत भी भेजा गया था। ठीक याद नहीं उस दिन तारीख क्या थी, लेकिन बात करीब 1 साल पहले की ही है। हो सकता है अस्पताल के कागजों से आपको कुछ मिल सके, उसमें तारीखें दर्ज होती है ना। ये बात गार्ड ने बड़े एहतियात से जावेद को बताया। जावेद को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी उसे उस बच्चे के बारे पता चल जाएगा, और चला भी। हॉस्पिटल के जानकारी से उसे पता चला गया था कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि अखिलेश बर्मन की औलाद कुणाल बर्मन है। अब बात सिर्फ लिली की नहीं थी। जावेद दिल से चाहता था घिनू इस घाटी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। घाटी के लोग खौफ मुक्त होकर जिए। जावेद अब अखिलेश बर्मन के घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि वहां जाकर भी वो खाली हाथ ही लौटेगा। कुछ घंटों बाद बर्मन विला में, जावेद, मुझे अखिलेश जी से मिलना है, उनके बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। घर का नौकर, क्या आपको उनके बेटे के बारे कोई खबर मिली है? जावेद, जी हाँ, इसलिए तो मैं अखिलेश जी से बात करना चाहता हूँ। आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। घर का नौकर, जी मैं अभी बुलाता हूँ, आप अंदर आकर बैठिए ना। घर के नौकर को लगा कि जावेद का नाम का ये शख्स शायद खोए हुए
कुणाल बर्मन की कोई खबर लाया है। जल्दी ही शायद वो उन्हें मिल जाएगा। उसके कदमों की चाल से ही खुशी झलक रही थी। वो दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास गया और लगभग चिल्लाते हुए ही उनको बताने लगा कि कोई उनके बेटे की खबर लेकर आया है। बात पूरे घर में फैल गई और सभी गलियारे में आ गए, जहां इस वक्त जावेद बैठा था। अखिलेश बर्मन जावेद से अकेले में काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन बाद में उनके निराशा ही हाथ लगी। उनका बेटा उनकी नजरों में शुरू से ही विचित्र था, लेकिन अब एक और अजीब बात अपने बेटे के बारे सुनकर उनका मन उसके प्रति खिन्न सा हो उठा। हाँ, यह सच है, इन दिनों वो कुणाल से चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता बेकार ही वो उनके जीवन में आया। शकुंतला जी के साथ कितनी खूबसूरत जिंदगी जी तो रहे थे वे। शकुंतला जी भी अपना सारा ध्यान अखिलेश जी पर ही देती, लेकिन जब से कुणाल का जन्म हुआ है उन्होंने अखिलेश जी से ढंग से बात तक नहीं की। दिन बीतने के साथ साथ शकुंतला जी की मानसिक हालात भी बद से बदतर होती जा रही है। ये उनके लिए वाकई चिंता का विषय था। ऊपर से जावेद से मुंह से ये सुनकर कि एक खतरनाक प्रकार का जीव किसी ऐसे बच्चे को ढूंढ रहा है जिसे दर्द नहीं होता, यहाँ तक कि उसने जो जन्म की तारीख और समय बताया था वो भी कुणाल से बखूबी मिलती है। अखिलेश जी हद से ज्यादा हैरान परेशान हो उठे थे। वे उकता चुके थे इन सब से, लेकिन ये तो उनकी परेशानियों की शुरुआत बस थी। आगे उनके साथ क्या क्या दुर्गति होने वाली है इसकी जरा सी भी भनक उन्हें नहीं थी। जावेद ने जब सुना कि महज 2 दिनों पहले ही उस बच्चे की मां उसे लेकर भाग गई है जिसे ढूंढते वो यहां तक चला आया था, तो उदासी ने उसे बुरी तरह घेर लिया। किसी तरह उस रात वो लौटकर अपने घर गया। वो इस शहर में अकेला ही था। थकान की वजह से उसे नींद जल्दी ही आ गई थी, लेकिन रात का ये दूसरा पहर था। दूर किसी सूखे पेड़ में बैठा कोई उल्लू अचानक अपने पंख जोर जोर से फटकने लगा, जैसे कि वो समझ गया था हवा में एक अनचाही सी चीज घुलने लगी है। जावेद गहरी नींद में था जब उसे महसूस हुआ कि पूरे शरीर में कुछ रेंग रहा है, जैसे बहुत छोटे छोटे लेकिन झुंड में कीड़े हो, जैसे जिस्म में काली चींटियां रेंग रही हो। लेकिन ये काली चींटियां नहीं थी, ये तो उड़ने वाले भूरे घिनौने कीड़े थे। किसी ने करीब से देखा ही कहा था। ठीक ऐसे ही कीड़े तो गिनू के पीठ में मौजूद बालों में भी होते हैं। ये कीड़े समझा रहे थे गिनू आस पास ही कहीं था। एक अजीब सी बदबू से पूरा कमरा भर गया था, जैसे कमरे में कई दिनों से कोई सड़ी हुई चीज रखी हो। ओह, सांस लेना जैसे दूभर हो गया है। जावेद नाक मुंह सिकोड़ते हुए उठ बैठा। नींद तो उसकी पहले ही खुल गई थी। कब से उसे महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म में चींटियां रेंग रही है। वो हाथ से भगाता तो थोड़ी देर के लिए सभी चींटियां भाग जाती और फिर कुछ देर बाद वापस वही सिरहन। अब तो इस बदबू ने उसे उठकर बैठने को मजबूर ही कर दिया। अपने दोस्तों के साथ वो अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था। कभी अपने एक कमरे के घर में लौटता, कभी हफ्तों नहीं आता। घर में था भी कौन जिसके लिए वो यहाँ आता। इसी वजह से हमेशा ही उसे घर में कभी सड़े हुए अंडे, कभी टमाटर तो कभी मरे हुए चूहों की बदबू से रूबरू होना पड़ता था। उसने उठकर फ्रीज खोला। फ्रीज में महीनों पहले रखा हुआ एक बोतल पानी और सूखी हुई कुछ सब्जियां थी। हालांकि फ्रीज में से भी बदबू आ रही थी, लेकिन इस वक्त जिस बदबू ने कमरे का बुरा हाल कर रखा था ये वो नहीं था। जावेद अब संशय में पड़ा था। वो कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढ ही रहा था जब कूलर के पीछे उसे वो दिखा। कमरे की डिम लाइट की रोशनी में वो एक तक जावेद को ही बैठा घूर रहा था। जावेद को समझते देर नहीं लगी, ये गिनू था। जावेद के कदम पीछे होने लगे। वो कमरे से भाग जाना चाहता था। धीरे धीरे वो उल्टे कदमों से दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बड़ी तेजी से बाहर निकलकर गिनू ने उस पर हमला कर दिया। उसके दोनों पैरों को खींचकर उसे घसीटते हुए कमरे के बिल्कुल बीच में फर्श पर पटक दिया और खुद जाकर उसके सीने में बैठ गया। जावेद की आंखें चौड़ी हो गईं। वो इतने करीब से गिनू के इस घिनौने रूप को देख रहा था कि गिनू अगर इस वक्त उसे छोड़ भी दे फिर भी वो मर जाएगा। गिनू की छाती का हिस्सा अजीब सा लचीलापन लिए था और उसके पीठ के बालों से निकलने वाले कीड़े उसके छाती के गीलेपन में चिपके हुए थे। दांतों के बीच हंसे इंसानी मांस और इसकी बदबू। फर्श पर लेटे लेटे ही जावेद उल्टियां करने लगा, लेकिन गिनू गुर्राते हुए उसे बोल रहा था, तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुमसे मदद मांगी थी, अब तुम तो जाओगे ही, तुम्हारी दोस्त भी नहीं बचेगी अब। इधर घुटी घुटी आवाज में जावेद गिनू को बता रहा था कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो बच्चा उसे मिल गया है, लेकिन अपनी ही गुर्राहट की आवाज में गिनू कहाँ सुन पा रहा था
जावेद की लगभग मरी हुई आवाज। काश गिनू ने एक बार जावेद को सुन लिया होता। और तभी कमरे में से एक भयानक चीख उगरी और दरवाजे के नीचे हल्की सी खाली जगह से निकलकर खून बाहर निकलने लगा। जावेद मर चुका था। दूसरी तरफ कुएं के पास उस खाली वीरान मकान में लिली फंस चुकी थी। कभी जावेद को, कभी अमर और कभी कनक को आवाज लगाते लगाते उसके भीतर का सारा पानी सूख गया था। हाँ, इस वक्त वो हद से अधिक प्यासी थी। रात के अंधेरे में वो मकान और अधिक डरावना लग रहा था। सालों पहले यहाँ प्रज्ञा का परिवार रहा करता था। लिली अब तक समझ चुकी थी, इस खंडहर में वो अकेली नहीं थी। कोई था बिल्कुल उसके आसपास। कभी उसके कदमों की आहट, कभी आहिस्ते से उसका हंसना और कभी बेहद ठंडी रुलाई। लिली महसूस कर रही थी ये सब। कभी यूं ही चमगादड़ अचानक से फड़फड़ाकर उड़ने लगते, तो कभी बाहर बने कुएं में किसी चीज के गिरने की छपाक की जोरदार आवाज आती। लिली चौंक पड़ती। तभी उस कमरे में अचानक से ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड कि उस अंधेरे कमरे में ठंड की एक मोटी परत यानी कि धुंध नजर आने लगी। लिली कांप रही थी। लिली ने देखा, दरवाजे पर जहां चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, वहां कोई बैठा था। सफेद फ्रॉक पहने, खुले हुए बेतरतीब से बिखरे बाल, वो अपना सर घुटनों में रखकर बैठी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया भी थी। लिली भी तो इस वक्त कुछ इस तरह ही बैठी थी, लेकिन वो कोई पारदर्शी सी आकृति लग रही थी। हवा चलती तो वो किसी सूखे पत्ते की तरह हिलने लगती। लिली को याद आया, ऐसी ही तो कोई बच्ची कल उसे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन वो कितनी जीवंत लग रही थी, और ये जैसे सालों से मौत का सन्नाटा ओढ़े बैठी है। बहुत देर तक लिली उसे उसी तरह बैठी हुई देखती रही, और फिर उसने सवाल किया, तुम कौन हो? देखो, मुझे बता दो, मेरे दोस्त कहाँ है? मुझे क्यों यहाँ फंसाकर रखा है तुमने? लिली का विद्रोह उसके शब्दों में झलक रहा था। लिली के ये जहरीले शब्द भी वातावरण के इस सन्नाटे को तोड़ नहीं पाए। वो अभी भी दरवाजे पर वैसी ही बैठी थी। लिली ने एक बार फिर उसके बगल से दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वैसा ही हुआ, जिससे कि उसका यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही वो उठकर दरवाजे की तरफ जाती, अचानक से बाहर से अनगिनत चमगादड़ों का झुंड भीतर आने लगते। दरवाजे आपस में जोर जोर से टकराने लगते और लिली डर कर 4 कदम और पीछे चली जाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद लिली ने देखा, वो आकृति भी इस वक्त दरवाजे से गायब थी। कमरे में अनचाहा ठंड भी नदारद था। लेकिन तभी कुछ हुआ और किसी सिनेमा के चलचित्र की तरह दीवारें बदलने लगी। अंधेरे, सीलन से भरा कमरा अचानक जगमगा उठा। लिली जिस कमरे में थी, वहां बहुत से लोग दिखने लगे। कोई फूल की मालाओं को हाथ में लिए, कोई कटे हुए फल और मिठाई के साथ, कोई दरवाजे में तोरण लगा रहा था। कमरे के बिल्कुल बीच में कोई पूजा चल रही थी। पंडित जी आसन में बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। बड़ा भक्तिमय माहौल था। लिली तो जैसे कल्पना और वास्तविकता के बीच का फर्क ही भूल बैठी थी। वो आंखें घुमाकर चारों तरफ देख रही थी और उसे दरवाजे के किनारे फिर वो दिखी। वही सफेद फ्रॉक पहने, वही 7-8 साल की प्यारी सी लड़की, लेकिन थोड़ी घबराई हुई भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंत्रों की आवाज, अगरबत्तियों की खुशबू उसे परेशान कर रही हो। पूरा घर इस वक्त लोगों से खचाखच भरा था, लेकिन इतने लोगों में वो अकेली उदास क्यों है? लिली ने देखा, वो दरवाजे हटकर जाने लगी। लिली भी उसके पीछे चल पड़ी। वो छोटी लड़की प्रज्ञा थी। उसके हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया भी थी। वो कुएं के पास खड़ी खेल रही थी। ऐसा लगता जैसे उस गुड़िया में ही उसकी जान बसती हो। वो उससे बातें कर रही थी, उसके साथ मुस्कुरा रही थी और कभी कुछ सोचकर खामोश भी हो जाती थी। उसके आंखों से लुढ़ककर आंसुओं की कुछ बूंदें नीचे टपकने लगती। लिली एक तक उसे ही देख रही थी और तभी प्रज्ञा के हाथों से फिसलकर उसकी गुड़िया नीचे जा गिरी और इसके लगभग चंद सेकंड्स बाद ही एक जोरदार छपाक की आवाज हुई और प्रज्ञा खुद ही उस कुएं में कूद गई। लिली को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से आत्मा को एक झटके में खींचकर बाहर निकाल दिया हो। वो अपनी मौत दोहरा रही थी, लेकिन लिली कहाँ समझ पाई थी कि ये जो उसने अभी अभी देखा है, वो तो कई सालों पहले बीत चुका था। वो दौड़कर कुएं के किनारे गई। उसने हर तरफ आवाज दी। घर के भीतर के भीड़ को भी बहुत पुकारा, लेकिन सभी तो पूजा में व्यस्त थे। चाहकर भी तो लिली कुछ कर नहीं पा रही थी। किसी चीज को हाथ लगाती तो वो चीज रेत की तरह उसके हाथों से फिसल जाती। वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके भीतर ही कहीं घुटकर रह जाती
और फिर कुछ देर बाद जब वो कुएं में देखने गई, तब तक कुएं का पानी शांत हो चुका था। प्रज्ञा को निगल गया था ये विशाल कुआं। पानी के सतह में तैर रही थी उसकी प्लास्टिक की वो गुड़िया। लिली चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। आखिर अभी अभी अपने आंखों के सामने उसने एक छोटी सी बच्ची की मौत देखी थी। लेकिन तभी फिर कुछ बदला। अब उस पूजा वाले घर में मातम फैला था। लिली एक कोने में खड़ी लोगों को सुन रही थी। कुछ आस पड़ोस के लोग थे वहां, और प्रज्ञा के माता पिता थे जो उदासी से एक कोने में बैठे थे। प्रज्ञा की मां नीलिमा जी तो सिसक भी रही थी। सभी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। नीलिमा जी जब अपनी रुलाई को संभाल नहीं पाई तो वे दौड़कर ऊपरी मंजिले पर एक कमरे में चली गई। वहां जाकर वो फफक फफक कर रोने लगी। लिली भी उनके पीछे उसी कमरे में चली गई। वे प्रज्ञा की मां को संभालना चाहती थी, लेकिन वो कहां छुपा रही थी उन्हें। वो बस किसी मुख्य दर्शक सी बनकर देख रही थी सब कुछ। तभी वहां सुब्रतो दास आते हैं। आते ही वे अपनी पत्नी के पास घुटने टेक कर बैठते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उनके पीठ को सहलाने लगते हैं। नीलिमा जी अपनी फूट रही रुलाई को जबड़े भींचकर रोकने की कोशिश करती है। सुब्रतो दास ने पीठ सहलाते हुए अचानक हरकत बदली और बड़ी बेरहमी से उन्होंने नीलिमा जी के पीछे के बालों को जोर से खींचा। चीख पड़ी थी नीलिमा जी, और दरवाजे की ओट में खड़ी लिली भी चौंक गई थी। सुब्रतो दास अब फुसफुसाकर नीलिमा जी से कह रहे थे। लिली सोच रही थी, ना जाने ये सब कब बीता होगा। वो एक बार मिलना चाहती थी नीलिमा से। वो देखना चाहती थी क्या प्रज्ञा की मौत के बाद उनकी दूसरी संतान जिंदा है भी या नहीं। कहीं सुब्रतो दास जैसे नरपिशाच ने उसे भी मार दिया। हर वक्त अच्छाई का मुखौटा पहने सुब्रतो दास भीतर से कितने बड़े पिशाच थे, ये तो लिली देख ही चुकी थी। उनकी बुराइयों ने ही तो एक मासूम सी जान को आज एक बुरी ताकत बनने को मजबूर कर दिया। इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे कल की जाने वाली आज गई, फिर क्यों इतना रोने का नाटक कर रही हो? देखो, सेहत बिगड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, इस बार तुम्हारे पेट में मेरा लड़का पल रहा है। उसी की सलामती के लिए ना हम ये पूजा करवा रहे थे। और देखो, ईश्वर भी शायद हमारी मन का समझकर पहले ही इस मुसीबत को हमारे रास्ते से हटा दिया उन्होंने। अरे इसके होने पर भला हमारी बेटी के परवरिश में रुकावट नहीं आती? देखो नीलिमा, हम तो उसे धीमा जहर दे ही रहे थे ना। हर दिन, साल 2 साल में वो खुद ही मर जाती। उसका मोह त्याग दो अब, और सिर्फ मेरे बेटे का ख्याल रखो। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हर हफ्ते हम इस पागल को दिखाते तो थे मनोचिकित्सक को, लेकिन दवाई इसे पहाड़ी वाले बाबा का ही दे रहे थे। दवाई जो आहिस्ते आहिस्ते जहर का काम करती है और एक दिन इंसान को ले डूबती है। चलो, अब मैंने केसर वाला दूध मंगवाया है, उसे पी लो। जानती हो ना, केसर वाला दूध पीने से बच्चा घोड़ा पैदा होता है। नीलिमा, जो अब तक आहिस्ते आहिस्ते सुबक रही थी, अचानक वो उठ खड़ी हुई। उसने घूरकर सुब्रतो जी को देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोलने लगी, और अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या करेंगे आप? इसे भी मार देंगे। मेरी बेटी को पागल आप लोगों ने किया था, समझे? आप और आपके पहाड़ी वाले बाबा ने मिलकर ना जाने ऐसी कौन सी औषधियां पिलाई मुझे कि कोख में ही मेरी बच्ची का दिमाग खराब हो गया। अरे उस बार भी तो उन्होंने कहा था कि कोख में बेटा ही हो, इसके लिए ये दवाइयां दे रहा हूं, लेकिन क्या हुआ? और इस बार भी आप वही दवाइयां फिर से दे रहे हैं मुझे। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूं कि केसर वाला दूध तो बहाना है, आप तो उसमें मिलाकर मुझे बाबा की औषधियां पिलाते हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है आपको बेटियों से? मेरी फूल सी बच्ची को आपने मार ही डाला। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। लिली वहां खड़ी जड़ हो चुकी थी। उस यकीन नहीं हो रहा था सुब्रतो दास के जैसे मानसिकता वाले लोग भी होते हैं। उसका सर घूमने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा और झटकने लगी, और फिर जैसे ही उसने आंखें खोली, फिर वही सीलन भरा अंधेरा कमरा मौजूद था। हालांकि इस वक्त इस कमरे में हल्की दूधिया रोशनी भी थी। उसने देखा प्रज्ञा अभी भी दरवाजे पर बैठी थी। अब लिली को प्रज्ञा से डर नहीं लग रहा था, उसे हमदर्दी महसूस हो रही थी उससे। लिली के आंखों से भी इस वक्त अविरल धाराएं बह रही थी। सोच रही थी, क्या मौत ऐसी भी होती है? एक छोटी सी बच्ची को मारने के लिए इतने षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। क्या आज भी इस समाज को बेटे ही चाहिए, बेटियां नहीं? कितना निष्ठुर था प्रज्ञा का परिवार। तभी तो आज वो गीनू जैसे शैतान की मदद कर रही थी। न जाने गीनू ने उसे अपनी कौन सी झूठी कहानी सुनाई होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल
लिली अब प्रज्ञा के लिए एक सही रास्ता बन गई थी। पहली बार प्रज्ञा ने किसी इंसान को अपनी आप बीती दिखाई थी और लिली का चुनाव बिल्कुल सही साबित होने वाला था। कुणाल और उसकी मां को लापता हुए लगभग 1.5 महीने हो गए थे। इस बीच जावेद और उसके 2 दोस्त मारे जा चुके थे। एक लिली बची थी जो फिलहाल लोगों के लिए लापता ही थी, लेकिन वो जिंदा थी। घाटी में मौत का खौफ इन दिनों कुछ कम हो गया था। ठिठुरती ठंड दस्तक दे रही थी। जीवन एक लय में फिर से शुरू हो गया था। अखिलेश जी भी इन दिनों सामान्य दिनचर्या में जी रहे थे। अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया था उन्होंने। आखिर 1.5 महीने बीत गए थे और अब तक वे शकुंतला जी को तलाश नहीं पाए थे। पुलिस भी इन मामलों में बेहद धीमा काम करते हैं। पुलिस ने तो ये तक मान लिया था कि शकुंतला जी अपनी इच्छा से किसी के साथ भाग गई है। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। उस दिन ठंड तो थी ही, ऊपर से मौसम भी काफी खराब हो रहा था। रह रहकर तूफानी हवाएं लोगों के घरों में दस्तक दे रही थी। ये रात का वक्त था जब अखिलेश बर्मन जी के हवेली के बाहर एक बेहद पुरानी खट्टारी सी गाड़ी आकर रोकी। ड्राइवर की सीट से एक अधेड़ बाहर निकले और उन्होंने अखिलेश जी को तलाशा। अखिलेश जी जब बाहर आए तो उनके होश ही उड़ गए। अधेड़ आदमी के साथ उस गाड़ी में शकुंतला जी और उनका बेटा कुणाल भी था। कुणाल तो ठीक ठाक ही था, लेकिन शकुंतला जी को देखकर लग रहा था जैसे वो मरणासन्न पर थी। बेहद कमजोर हो गई थी वे, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई, होठों पर पपड़ियां जम गई थी। वे कुछ नहीं बोली, कुणाल को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उनका बर्ताव ऐसा था जैसे वो अपने बेटे के साथ कुछ घंटों के लिए पार्क में टहलने गई थी और अब अपने घर लौट आई हो। जैसे उनका इतने दिनों तक गायब रहना कोई बड़ी बात ही ना हो। वो कहाँ जानती थी उनके पीछे अखिलेश जी ने ना जाने क्या क्या सहा था। पत्नी और बेटे की जुदाई का गम तो था ही, लेकिन ये समाज भी कहाँ हजम कर पाया था ये बात कि एक स्त्री घर से सिर्फ अपने बच्चे की सलामती की वजह से भाग गई हो। लोग बातें बना रहे थे, उनकी पत्नी को बेहया और अखिलेश जी को नामर्द साबित करने पर लगे हुए थे। खैर, अखिलेश जी ने एक चैन की सांस ली। अखिलेश जी को उस अधेड़ ने बताया कि लगभग 1.5 महीने पहले ये औरत यानी कि शकुंतला जी उनके पास लगभग रोते भागते हुए आई थी। उन्होंने बताया, मेरा घर उसी पुरानी फैक्ट्री के पास ही है जहां एक समय में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर तबाह हो गया था। घर में मैं और मेरी पैरालाइसिस पत्नी रहते हैं। ये जब हमारे घर आई तो इसके साथ एक बच्चा था जिसकी हथेलियां पूरी तरह जली हुई थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसकी जली हुई हथेलियों में नमक लगा हुआ था। हमने जल्द ही बच्चे के हाथों को पानी से धोया और आपकी पत्नी को किसी तरह चुप करवाया। पहले तो मुझे लगा बच्चा शायद गूंगा है, इसलिए तो इसके रोने की आवाज नहीं आ रही, लेकिन बाद में मैंने गौर किया बच्चा तो रो ही नहीं रहा था। खैर, उस दिन से आपकी पत्नी हमारे ही साथ थी। उसने एक दुख भरी कहानी हमें सुनाई और मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई। तब से ये हमारे साथ थी। मुझे भी लगा कि मेरी पत्नी का ख्याल ये मुझसे बेहतर रख पाएगी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा। उसकी बातों से मैं समझ गया था ये आपकी पत्नी है, लेकिन चूंकि वो घर लौटना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। कहीं न कहीं इसमें मेरा भी फायदा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आज शाम आपकी धर्मपत्नी ने मेरी पत्नी को एक डंडे से मारकर उसका बुरा हाल कर दिया। पहले तो मैं अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास ही गया था। वहां से लौटकर सबसे पहले आपकी पत्नी को यहाँ ले आया। दरअसल आज दोपहर आपका बेटा मेरी पैरालाइसिस पत्नी के पास खेल रहा था, जब गलती से मेरी पत्नी के दाहिने हाथों से लगकर पानी का जग नीचे गिर गया और वो जग कुणाल के पैर में ही जा गिरा था, जिससे उसके पांव में हल्की चोट आई थी। बस फिर क्या था, आपकी पत्नी ने, आप देखा ना, ताव डंडे से मेरी पत्नी पर वार करने लगी। देखिए अखिलेश जी, मुझे पक्का यकीन है आपकी पत्नी की मानसिक हालत बेहद जटिल हो गई है। आप एक बार इनका इलाज अच्छे से करवाइए। इतना बोलकर वो आदमी दंदनाते हुए वहां से बड़ी जल्दी ही निकल गए। उनके लहजे से ही मालूम चल रहा था वे शकुंतला जी से खासा नाराज थे। अखिलेश जी भी कमरे की तरफ चल पड़े। मन ही मन वे सोच रहे थे कि कल सुबह ही वे उस अधेड़ के घर को तलाश कर उनकी पत्नी का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे और उनसे माफी मांगाएंगे। अखिलेश जी को अब भी लग रहा था शकुंतला मानसिक पागल नहीं बल्कि बेटी के प्यार में पागल थी। काश उन्होंने उस आदमी की बातों को मान लिया होता। खैर, बर्मन विल्ला में सभी कुणाल के लौट आने पर खुश थे।
लेकिन अखिलेश जी उनकी पत्नी के लौटने पर अधिक खुश थे। वक्त फिर बीतने लगा। इस बीच अखिलेश जी ने गौर किया, शकुंतला जी कुणाल की फिक्र में तो रहती है, लेकिन अब वो उसका ध्यान कुछ कम ही रखती है। उसके बाल नहीं बनाती, खाना भी कभी खिलाती कभी नहीं खिलाती। वे अजीब तरीके से खुद में ही व्यस्त रहने लगी थी। कभी किसी कोने में बैठी रहती, कभी छत पर अकेली खड़ी रहती। हाँ, लेकिन जब भी कुणाल को कहीं से चोट लगती और इसकी भनक उन्हें लगती, तो जैसे वो नींद से जागती हो, वे बिना कुछ सोचे समझे लोगों पर हाथ उठाने लगती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन एक दिन तड़के सुबह ही बर्मन विले में दस्तक हुई। इस वक्त तो सारे चौकीदार भी इधर उधर बैठे ऊँघ रहे थे। घर के बाहर फिर कोई बुजुर्ग खड़े थे। उनकी झक सफेद लंबी दाढ़ी थी, कंधे पर कपड़े का एक झोला लटका था, आंखों में दिव्य चमक और चेहरे में उत्सुकता। उनके हाथों में एक किताब भी थी। किताब का नाम श्राप था। अजीब बात थी, वे अखिलेश जी से नहीं बल्कि कुणाल से मिलना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुणाल से मिल पाते, बर्मन विले में आज कुछ बेहद बुरा हो गया। ये भोर का वक्त था। शकुंतला जी फिर एक बार कमरे से गायब थी। अक्सर ही रहा करती थी आजकल। अखिलेश जी ने देखा, कुणाल भी अपनी मां को ढूंढ रहा था। तुतलाती आवाज में वो मां को अच्छे से पुकार लेता है। अखिलेश जी कुणाल को लेकर छत की तरफ बढ़ने लगे। आजकल शकुंतला जी ज्यादातर छत पर ही बैठी रहती थी। पूछने पर बोलती, वे छत पर बैठकर तारों से बात करती है। उन सितारों में एक उनकी मां है ना। वो वही थी, छत के एक कोने में बैठी शून्य आंखों से आसमान की तरफ तकती। अखिलेश जी ने कुणाल को अपने गोद से नीचे उतारा और खुद भी शकुंतला जी के करीब बैठ गए। कुणाल छत पर इधर उधर खेलने लगा। विशाल हवेली के विशाल से छत के ऊपर भी 2 कमरों का एक सर्वेंट हाउस था, जिसके छत पर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी थी। अखिलेश जी ने देखा, कुणाल धीरे धीरे लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। वो खेलने में मग्न है और उनकी पत्नी आसमान को निहार रही है। वे वहां से उठकर कुणाल को आवाज देने लगे। वे जानते थे, अगर कुणाल ज्यादा ऊंचाई पर चला जाए और गिर जाए तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। वो मर भी सकता था। वे उसे रोकने ही तो जा रहे थे, लेकिन तभी उनके भीतर जैसे कोई शैतान जाग गया हो। उन्होंने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा और ख्याल आया, कितना सुकून था उस वक्त जब कुणाल नहीं था। उनकी पत्नी दिन हो या रात हमेशा उनके पीछे पीछे ही घूमा करती थी। लेकिन अब क्या हाल बना दिया है इस एक असामान्य बच्चे ने उन दोनों के रिश्ते की। क्या होगा अगर आज कुणाल मर ही जाए तो? एक अंतहीन चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शकुंतला जी के भीतर से मां की मौत होगी और उनकी पहले वाली पत्नी वापस आ जाएगी। इस अजीब से बच्चे के साथ आखिर उन दोनों का भविष्य भी क्या था? हमेशा वे दोनों उस बच्चे के हिस्से के दर्द को झेलते आ रहे हैं। कैसा तो बेदर्द बच्चा था वो, बड़े से बड़े जख्म पर भी रोता नहीं। अच्छा हो अगर आज हमेशा के लिए वो शांत हो जाए। ये अजीब से विचार आज उनके दिमाग पर हावी हो रहा था। तभी उनका पिता मन इन विचारों पर उन्हें धिक्कार भी रहा था। तो कहीं वे बस एक पति और एक पुरुष बनकर सोच रहे थे। कुणाल अब भी लगातार ऊंचाई पर जा रहा था। एक पल के लिए भी इस वक्त अगर शकुंतला जी की नजर कुणाल पर पड़ती तो शायद सब कुछ बदल सकता था। लेकिन उनकी तंद्रा तो तब होती जब धप की एक जोरदार आवाज छत पर गूंज गई। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि बाहर मुख्य दरवाजे पर इंतजार करते बुजुर्ग ने भी साफ साफ सुनी। उन्हें आभास हो गया, जिस अनर्थ को रोकने वे इतनी दूर से यहाँ आए थे वो घट चुका था। विनाश की शुरुआत बस अब होने ही वाली थी। लगभग 2 से 3 सीढ़ियां ही चढ़ी होंगी। अखिलेश जी ने जब ऊपर की सबसे आखिरी सीढ़ी से नीचे कूद गया था कुणाल, और उसे कूदते हुए अखिलेश जी ने साफ देखा था। वे चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन वैसा किया नहीं था उन्होंने। टाइल्स लगे छत पर अब खून फैलने लगा था। बेआवाज ही पैदा हुआ वो बच्चा, बेआवाज ही आज मारा गया था। कौन जानता था वो अपनों से एक बार और ठगा गया था। ना जाने उसकी मौत अब कौन सी तबाही लाएगी। मौत कहीं सन्नाटा ओढ़े बैठी थी तो कहीं चीत्कार बनकर गूंजी थी। कुणाल मर गया था। सुबह की धूप निकलने से पहले ही बर्मन विला अंधेरे की काली मनहूस चादर ओढ़ चुका था। अखिलेश जी ने जिस पहले वाली पत्नी को वापस पाने की चाह में अपने ही अंश को मरने के लिए छोड़ दिया था, वही पत्नी इस वक्त उनके खून की प्यासी हो गई थी। कुणाल की मौत ने जैसे शकुंतला जी की समस्त चेतनाओं का गोला घोट दिया था।
इस वक्त उन्हें एक कमरे में अकेले बंद करके रखा गया था। जब से उन्होंने कुणाल के खून से सने जिस्म को देखा और उनके लाख पुकारने पर भी जब कुणाल ने कोई हरकत नहीं की, तब से वे अपना होश पूरी तरह खो बैठी थी। अखिलेश जी बार बार ये झूठ बोलते जा रहे थे कि वे कुणाल को बचाने ही तो ऊपर जा रहे थे, लेकिन शकुंतला जी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वे बार बार यही रट रही थी, अखिलेश जी ने ही कुणाल को ऊपर से नीचे धक्का दिया था। हालांकि ये बात सच नहीं थी, लेकिन पूरी तरह झूठ भी तो नहीं था। अखिलेश जी ने पूरे परिवार से भी यही झूठ बोला था, लेकिन भीतर का अपराध बोध और पत्नी की हालत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। आनन फानन में कुणाल की लाश को दफना दिया गया। अंतिम पलों तक उसके चेहरे में अपार शांति नजर आ रही थी, लेकिन उस वक्त कोई कहां सोच पाया था ये शांति आने वाली किसी बड़ी तबाही का इशारा भर था। घर के बाहर बैठे बुजुर्ग ने जब यह खबर सुनी कि इस घर के इकलौते बच्चे की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई है, तो उन्होंने खुद को बेहद ठगा हुआ महसूस किया। वे बेहद उदासी के साथ वहां से चले गए, एक बार और लौट के आने के लिए। आखिर उनका असली और बेहद जटिल काम तो अब शुरू होगा। दूसरी तरफ घाटी की ओर कहीं कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से जगा रही थी, कहीं कोयले के चूल्हे से धुएं की कतार आसमान की तरफ जा रही, तो कहीं अदरक और तुलसी वाली चाय की सुगंध नथुनों को भा रही थी। ये वही वक्त था जब बेहद सामान्य सी दिनचर्या शुरू हो रही थी। कोई खेतों में जाने के लिए कुदाल और बेलचा निकाल रहा था, तो कहीं दिन का पहला भोजन पक रहा था। ये सुबह सुबह का वक्त था। अचानक घाटी में एक भयानक आवाज उभरी। ऐसा लगा जैसे घाटी के तमाम छोटे बड़े पहाड़ कांपने लगे हो, जैसे कोई मरने से ठीक पहले होने वाले दर्द को झेल रहा हो। उस आवाज में इतना डर था कि सुनने वाले हर शख्स ने खुद को घर के भीतर छिपाकर महफूज कर लिया। दोपहर के बाद जब लोगों में थोड़ी हिम्मत जुटी, तो सबने मिलकर घीनू की तलाश की। सभी जानते थे ये आवाज घीनू की ही थी, और वो मिला भी, कुएं के पास बेजान पड़ा हुआ। वो मर चुका था। हाँ, ये सच है कि घीनू ने अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन आत्मा भी आखिर कोई चीज होती है, और आत्मा शरीर से कहीं अधिक ताकतें रखती है। घाटी में उत्सव सा माहौल हो गया था। सभी जश्न मना रहे थे। आखिर सबकी जान बेरहमी से लेने वाला घीनू अब मर चुका था। घाटी में जहां खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बर्मन विला में बेबसी, उदासी, पछतावा और दर्द हिलोरें ले रहा था। खैर, घाटी के लोगों ने घीनू के मरे हुए शरीर का बहुत बुरा हाल किया। उन्होंने उसे बांस के लंबे डंडे में बांधकर घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर लटका दिया। ये उनके लिए मिसाल था बुराई से जीतने का, लेकिन शायद ये थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। 3 दिन गुजर गए थे कुणाल को मरे। शकुंतला जी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अखिलेश जी तो वैसे भी कम बोला करते थे, अब बिल्कुल ही चुपचाप रहने लगे। लेकिन 3 दिनों बाद उनके घर फिर दस्तक हुई। वही बुजुर्ग एक बार और आए थे, जो कुणाल की मौत वाले दिन भी आए थे। इस बार अखिलेश जी उनसे मिले। अजीब सा व्यक्तित्व था उनका। चेहरे पर दैविक चमक थी, आंखों में दूर तक देखने की परख। थोड़ी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन कहीं से भी वो बाबाओं की तरह नहीं लगते थे। उनको देखकर ही लगता था जैसे सामाजिक ज्ञान उनके भीतर कुट कुट कर भरा था। बड़े सम्मान से मिले थे अखिलेश जी उनसे। उनका नाम सोमनाथ चट्टोपाध्याय था। उनकी नागरिकता जर्मनी की थी, लेकिन थे वे भारतीय ही। सालों पहले उन्हें जर्मनी के किसी महान जोड़े ने गोद लिया था। उससे पहले वे भारत के ही किसी शहर में अनाथालय में रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र करीब 6 या 7 वर्षों की थी। उन्होंने बताया, भारत से जर्मनी जाते वक्त मेरे पीठ में एक थैला रखा गया था। वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने उस थैले के सामान को देखा, तो उसमें उनके वो कपड़े थे जिन्हें पहनकर ही वे पहली बार उस अनाथालय में लाए गए थे। उनकी कोई पुरानी ताबीज थी, हाथ में पहनी चांदी की कोई बेहद पुरानी 2 चूड़ियां थी, और थी एक किताब। बस यही किताब थी जो उन्हें भारत से जोड़े रखी थी। असल में ये भारतीय पौराणिक कथाओं का एक संग्रह था। भूत चुड़ैल, देवी देवताओं, पिशाच और राजा महाराजाओं का इतिहास दर्ज था। ये बिल्कुल परी कथाओं सा ही था, लेकिन कुछ तो था इसमें जिसने मेरे अंदर से कभी उत्सुकता को मरने नहीं दिया, और मैं उतनी दूर बैठा भी भारत के अजीबो रहस्यों पर गहन अध्ययन करता रहा। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की, और फिर मुझे तारीखों से खेलना आ गया। मैं हजारों वर्ष पूर्व की किसी भी तारीख के बारे सब कुछ पता कर सकता हूँ कि उस दिन उस तारीख में सूर्य और चंद्रमा की गति क्या थी, वगैरह वगैरह। फिलहाल
एक ऐसी ही किताब को पढ़कर मैं यहाँ आया हूँ। आपको शायद यकीन नहीं होगा मेरी बातों पर, लेकिन अपनी सच्चाई के नमूने भी मैं बखूबी पेश करूंगा। अब मैं जो कहानी सुनाऊं उसे ध्यान से सुनना। इस कहानी का नाम है श्राप। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।